इनको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन नियर अबाउट डिस्कस हो जाएंगे आपके इन प्रैक्टिस सेशंस में। थर्ड सर्कल पहले से बने हुए दो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ से देखो xn-1 की वैल्यू ये रखी हुई है, तो इसके प्लेस पर ये वाला नंबर डाल देते हैं। टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मीन का मतलब वही एवरेज निकालना है। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, चल रही है पढ़ाई बच्चों की मजे में? हाँ, आज काफी दिन बाद आज मिल रहे हैं हम लोग, काफी लंबा टाइम हो गया है और अब अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गए हैं बच्चों। आई थिंक आपने ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, अलजेब्रा सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाइट पर पहुंच गया। आपको लग रहा है कि सर इस बार पहली स्टेज IOQM तो 100% हम लोग निकाल ही लेंगे, है ना? तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बस इन प्रैक्टिस सेशन में बस क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन को फाइनल स्टेज तक लेके जाना है। बेसिक कंसेप्ट सीख लिया आपने जितने जरूरी हैं, और अब इन प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू आप लोग जो प्री RMO के और IOQM के जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, इनको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन नियर अबाउट डिस्कस हो जाएंगे आपके इन प्रैक्टिस सेशंस में, और कुछ और डिसेंट प्रॉब्लम्स भी आपको कराई जाएंगी। तो बस आपको क्या करना है, जो जो प्रॉब्लम्स आपको कराई जा रही है, सिखाई जा रही हैं, आप बस वीडियो को पॉज करें। आपने कंसेप्ट सीखे हुए हैं, पहले खुद से ट्राई करें। इन केस कहीं पर फंस रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मेरी अप्रोच कुछ एक अलग डायरेक्शन में जा रही है और इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपना बस भैया कहने का मीनिंग है कि आप किसी भी लेवल तक आप 30% सही सोच रहे हैं, 60% सोच रहे हैं, 70% सोच रहे हैं, लेकिन पहले अपना सोल्यूशन जरूर दीजिए। आफ्टर दैट फिर आप देखिएगा जहां पर प्रॉब्लम आ रही है तो सर ने क्या सोल्यूशन दिया है, किस तरह से डिस्कस किया है, और यही लर्निंग का, यही सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। समझ गया बच्चों? तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, लगे रहिए और देखिएगा मंजिल मिलेगी आपको, कहते हैं ना, है ना? तो आज का प्रैक्टिस सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं कॉम्बिनेटोरिक्स की कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम, जिसमें प्री RMO और आपके RMO और कुछ एक दो प्रॉब्लम इनमो की भी हैं, कुछ बाहर की कंट्रीज की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन सभी को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, उठा लिए पेन और बैठ जाइए टेबल चेयर पर। लेट कर देखा तो लगाऊंगा दोनों तरफ कान के नीचे जोर से, इतना जोर से कि आवाज यहाँ तक स्टूडियो तक आ जाए। समझ गए क्या? तो चुपचाप तमीज के साथ जैसे पढ़ाई की जाती है उस तरह से बैठ जाइएगा, पढ़ाई के मोड में आ जाइएगा और बस पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए गेम स्टार्ट किया जाए। क्या क्या करने वाले हैं भाई साहब? आज तो बस प्रैक्टिस कराने वाले हैं, आपकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। A 7-digit number of the form A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. All digits are different. 7-digit number बनाना है जिसकी सारी digits कैसी हैं, डिफरेंट है, is randomly formed. Then find the numbers of this form. एक पर्टिकुलर फॉर्म दे रखी है, 7-digit बच्चों नंबर बनाना है ना? और कंडीशन क्या है, सारी डिजिट डिफरेंट हो और नंबर कुछ इस पैटर्न का होना चाहिए। यार जरा इस पैटर्न को देख लो, ये क्या लिख कर दिया सर ने, ये सर ने क्या लिख कर दे दिया है कि A1 बड़ा हो A2 से, A2 बड़ा हो A3 से, A3 बड़ा हो A4 से, A3 A4 से बड़ा है, लेकिन A4 जो है मतलब ये सभी इससे बड़े हैं, लेकिन A4 जो है A5 A6 A7 सबसे छोटा। A1 A2 A3 तीनों A4 से बड़े हैं, A5 A6 A7 ये सभी A4 से छोटे हैं। यानी एक तरह से अगर इस स्ट्रिंग को ऑब्जर्व किया जाए तो मैं बोलूंगा A4 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब यहाँ ये वाली डिजिट सबसे छोटी होगी। कैलकुलस में जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, जेई वाले स्टूडेंट्स हैं, वो शायद इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये तो ग्राफ का मिनिमा आ गया है, लेकिन मेरे बच्चों ये कोई ग्राफ थोड़ी चल रही, कैलकुलस थोड़ी पढ़ाई जा रही है। यहाँ पर तुम कुछ और बातें आपसे करने आए हैं, ये सीन बन रहा है यार। कहने का मतलब यार ये है कि हम 10 में से जो भी 7 डिजिट पिक करेंगे एक टाइम में इस तरह के नंबर को फॉर्म करने के लिए, इनमें से, इन 7 में से जो सबसे छोटी डिजिट होगी वो इस स्पॉट पर आएगी। ये क्या हो गई, स्मॉलेस्ट डिजिट। यानी जो भी 10 में से 7 डिजिट, भाई 10 कौन सी, 0 1 2 3 अप टू 9, ये 10 डिजिट होती है।
आप 10 में से कोई भी 7 सिलेक्ट करें। 7 क्यों सिलेक्ट करें? क्यों मेंशन किया है इन्होंने, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, सारी की सारी डिजिट कैसी चाहिए? डिफरेंट। तो 10 में से जो भी 7 आप उठाओगे, उन 7 में से जो भी आपने उठाई है, जो सबसे छोटी डिजिट होगी वो तो यहाँ पर आएगी, है ना। तो ये क्या हो गई? स्मॉलेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट वाली तो यहाँ पर आ जाएगी, है ना। तो सबसे पहले मैं 10 में से वाली 7 डिजिट पिक करना चाहता हूं जिनको मुझे यूज करना है इस काइंड का नंबर बनाने में। नंबर ऑफ वेज, 10C7। 10 में से मैंने कोई भी 7 डिजिट सिलेक्ट कर ली। मान लो 10 में से मैंने 7 डिजिट सिलेक्ट की, 1 2 0 4 9 6 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये डिजिट सिलेक्ट की, है ना। अब सबसे छोटी डिजिट इन सभी में कौन सी है? 0। तो 0 तो यहां पर आ गया। अब 0 को हटाने के बाद बचेंगे कितनी डिजिट? 6 डिजिट बचेंगे। अब इन 6 में से 3 इधर आएंगी और 3 इधर आएंगी, 3 इधर 3 इधर। लेकिन ये ध्यान से देखो कि जो लेफ्ट हैंड साइड में 3 डिजिट्स हैं उसमें ऑर्डर रिलेशन फिक्स है, A1 बड़ा है A2 से, A2 बड़ा है A3 से। और राइट हैंड साइड में जो 3 डिजिट है उसमें भी ऑर्डर रिलेशन फिक्स है, A5 छोटा A6 से, A6 छोटा A7 से, है। अच्छा, इसका इस फैमिली से कोई कोरिलेशन नहीं है। इन दोनों फैमिली का आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। कोई भी 3 इधर ले लो, कोई भी 3 इधर ले लो, यानी इसमें बड़ा छोटा नहीं बता सकते आप। मेरी बात समझ में आई क्या? तो इससे कंफ्यूज मत होना कि इधर हम कुछ ले रहे हैं तो हमें याद इधर क्या लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो 0 ले लिया, अब बची कितनी डिजिट? 6। मैं तो कहता हूँ 6 में से आप कोई भी 3 डिजिट सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट एनी 3 आउट ऑफ 6 इन 63 वेज। 6 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करो, उनको लेफ्ट में डाल दो। 6 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करके लेफ्ट में डाल दिया तो उनको, जैसे मान लो 6 में से 3 मैंने ये सेलेक्ट किए, 4 9 1 1 9 4। जैसे मान लो मैंने ये सिलेक्ट की 6 में से 3 और उनको लेफ्ट में डाल दिया, तो राइट में अपने आप क्या चला जाएगा? 268 268 अपने आप चला जाएगा। और नंबर किस काइंड का बनेगा? 0 यहां पर आ गया। अच्छा, 149 को लेफ्ट में लिया है तो यहां पर ऑर्डर फिक्स है। ऑर्डर फिक्स जो सबसे बड़ी होगी वो यहां पर, उससे छोटी उससे छोटी। तो सबसे बड़ा है 9 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0, 941। यानी एक तरह से ये डिक्रीजिंग पैटर्न होगा। और अब इंक्रीजिंग पैटर्न, बची कौन कौन सी थी? 268 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी इस काइंड का नंबर बनेगा। नंबर एक्चुअली देखें 9410268, ये नंबर बनेगा। ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगी, ये डिक्रीजिंग पैटर्न और ये इंक्रीजिंग पैटर्न। हमारी बात समझे? तो टोटल इस कैटेगरी का अपन कितने नंबर बना सकते हैं भाई? 10C7 इंटू 6C3। 6C3 क्यों? क्योंकि 10 में से पहले 7 सेलेक्ट के लिए, स्मॉलेस्ट वाले को बीच में डाला यहाँ पर, और जो 6 बच गए, 6 में से कोई भी 3 सेलेक्ट एनी 3, कोई भी 3 सेलेक्ट करके लेफ्ट में डाल दो तो ऑटोमेटिकली राइट में ये वाले बच जाएंगे। अगर कुछ स्टूडेंट इसको ग्रुपिंग मेथड से करते हैं, 6 को 3 के 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं और 2 प्लेस पर इसको अरेंज कर देते हैं। इसको कुछ स्टूडेंट जो ग्रुपिंग मेथड से इसको करते हैं, वो 10 में से 7 ले लिए, 6 बचे, 6 के 3 के 2 ग्रुप बनाए तो ग्रुप साइज सेम है, रेपिटेशन होगा, और उनको 2 डिफरेंट प्लेसेस पे अरेंज कर दिया। मतलब जो ग्रुप बनाया वो इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, इनटू फैक्टोरियल 2, तो वो कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर वही आएगा यहाँ से भी 10C7 और ये 6C3 ही होता है। तो किसी के माइंड में ये चल रहा है कि सर आपने 3 सेलेक्ट के इधर डाले, रेपिटेशन ना हो जाए, तो वो मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। आई थिंक मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। आ गई है क्या बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है प्री आरएमओ 2014 में आपका आया हुआ है। पढ़िए जरा क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। What is the number of ordered pairs A, B? What is the number of ordered pairs A, B where A and B are subsets of this set? मतलब आपसे बोला गया है A और B, मतलब इस टाइप के मैं कितने ऑर्डर पेयर बना सकता हूं where A and B are subset of this।
ए और बी दोनों इसके सबसेट है, सबसेट मतलब इसके पार्ट्स है, ए और बी दोनों हमें यहां से फॉर्म करना है ना, अंडर द कंडीशन दैट सच दैट नीदर ए इज द सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज द सबसेट ऑफ ए, नीदर ए इज द सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज द सबसेट ऑफ ए। neither A is a subset of B nor B is a subset of A। चलिए भाई देखिए, आई थिंक क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, है ना। क्वेश्चन भाई है, एक सेट दे दिया इन्होंने मेरे को 1 2 3 4 5, है ना। मेरे को क्या करना है, ये जो सेट दे रखा है इनमें से कुछ एलिमेंट उठा के ए के अंदर डालने, कुछ एलिमेंट उठा के बी के अंदर डालने, कुछ ए के अंदर डालने, कुछ बी के अंदर डालने, है ना। और ए और बी को डिफाइन कर, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इस सेट के सबसेट हो जाएंगे। लेकिन जब मैं एलिमेंट्स को ए और बी में डाल रहा हूंगा तो मुझे इन दो कंडीशंस का ध्यान रखना है, ना तो ए पूरा पूरा बी के अंदर आए, ए द सबसेट ऑफ बी, सबसेट समझते हैं ना। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ए में जो भी कुछ है वो सारे के सारे बी के अंदर है, तो हम बोलते हैं ए द सबसेट ऑफ बी। तो हम ना तो ये चाहते हैं कि ए के जो आप ए में डाल रहे हो वो पूरा पूरा बी में डाल दो, ये भी मैं नहीं चाहता, यानी ए इज नॉट ए पार्ट ऑफ बी। एट द सेम टाइम अपन ये भी नहीं चाहते कि बी पूरा पूरा ए के अंदर हो। मतलब बेसिकली हम ये चाहते हैं कि ए और बी में कम से कम एक एलिमेंट अनकॉमन जरूर होना चाहिए, समझ गया ना। मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। मतलब सॉरी मेरा कहने का मतलब है, हाँ ए अगर बी का सबसेट नहीं है, अगर ए बी का सबसेट नहीं है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट होंगे तब तो हो जाएगा। मतलब ए माइनस बी अगर निकालें और बी माइनस ए निकाले तो वो फाई नहीं होना चाहिए, कहने का सेट थ्योरी में, है ना। तो कैसे करेंगे भैया आप इसको, कैसे करेंगे। अच्छा, ऑर्डर पेयर्स का मतलब समझते ही होगी। ऑर्डर पेयर में क्या होता है ना, एलिमेंट मैटर करता है। जैसे 1 और 2 में ए में डालू, 1 और 2 को मैंने ए में डाला, 3 4 5 को मैंने बी में डाला। लेकिन इन केस मैंने ए में 3 4 5 डाल दिया, बी में 1 2 डाल दिया, तो ये दो अलग अलग मैनर हो जाएंगे, समझ गया ना। ऑर्डर पेयर में मैटर करता है कि इस स्पॉट पे कौन सा सेट है, इस स्पॉट पे कौन सा सेट है। सेट सेम ही हो लेकिन ऑर्डर इंटरचेंज करेंगे तो उसको डिफरेंट वे काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या काम करना है, मेरे पास 5 एलिमेंट दिए गए, मुझे इन 5 एलिमेंट को उठाकर इनके अंदर डालना। एक सेट का नाम ए है, एक सेट का नाम बी है, 5 एलिमेंट है। कौन कौन से 5 एलिमेंट है, ये वाले 5, इनको उठा के इनके अंदर डालना है। कुछ ए के अंदर डालना है, कुछ बी के अंदर डालना है, समझ गए क्या। लेकिन ऐसे डालना है कि ए पूरा पूरा बी के अंदर ना आए, बी पूरा पूरा ए के अंदर ना आए, ये कहने का मतलब है। चलो तो इसको उसी से समझाते हैं आपको, रुक जाओ, ऐसे नहीं, वेन डायग्राम से समझाते हैं आपको। देखिए ये सेट ए है अपना, ये वाला सेट बी है, ठीक है। इसको भाई पाई से कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उससे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला कौन सा रीजन होता है, जो इस सर्कल के इस साइड में, इस रीजन हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ओनली ए। ये वो एलिमेंट है जो सिर्फ ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। सिमिलरली ये साइड वाला रीजन कौन सा होता है, ये वो एलिमेंट है, ये वो रीजन है जिसमें ये वो रीजन है जिसमें वो एलिमेंट आएंगे जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। तो इसको अपन बोलेंगे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये कौन सा रीजन है, ये ए और बी दोनों में जो एलिमेंट दोनों में आएंगे वो इस रीजन के अंदर आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और वो वाला रीजन जो रेक्टेंगल के तो अंदर है लेकिन दोनों सर्कल के बाहर है, तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा, कोई नाइदर ए नॉर बी। जब मैंने आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ाया था, है ना, वाले नोट उठा के देखिएगा। इन केस कुछ नए बच्चे ज्वाइन करते हैं
तो वो पहले वाले वीडियोस को जरूर देख लें, तब आपको समझ में आएगा, कुछ चमकेगा, ठीक है ना। तो ये 4 रीजंस पे हमने इस पिक्चर को डिवाइड कर दिया। अब मैं कहता हूं किसी भी एक एलिमेंट को मेरे को यूज करने के 4 मैनर हो गए। मैं एलिमेंट को यहाँ इस रीजन में भी डाल सकता हूँ, इस रीजन में भी डाल सकता हूँ, इस रीजन में भी डाल सकता हूँ और इस रीजन में भी डाल सकता हूँ। यानी हर एलिमेंट को प्लेस करने के मेरे पास कितने मैनर्स हो गए? 4, है ना। यूजिंग पाई, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। हर एक एलिमेंट पे कितनी चॉइसेस है? 4। इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो 4 4 4 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। इसके पर 4 चॉइसेस, इस पर भी 4, इस पर भी 4, इस पर भी 4। तो सभी पर 4 4 चॉइसेस हैं, 4 टू द पावर 5। यानी इन एलिमेंट्स की हेल्प से ए और बी सबसेट फॉर्म करने के टोटल तरीके, अगर मैं ये दोनों कंडीशन रब कर दूं, हटा दूं, तो भाई हमारा आंसर ये आ जाएगा 4 टू द पावर 5। इसमें कुछ ए में आएगा, कुछ बी में आएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे केस होंगे जिसमें ए और बी सेम आ जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे केस होंगे जिसमें ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन होगा। बहुत से ऐसे केस होंगे जिसमें ए और बी में 2 एलिमेंट कॉमन होंगे। और कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे जिसमें ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ऐसे केस में होंगे जिसमें ए पूरा पूरा बी के अंदर होगा। इसमें वो भी केस होगा जिसमें बी पूरा पूरा ए के अंदर होगा। तो जो भी कुछ हो सकता है वो सारा इसके अंदर है, वो सारा कुछ इसके अंदर है। इसमें सब कुछ आ गया, इसके बियॉन्ड कोई केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट पर 4 चॉइसेस हैं। इस रीजन में डालो, इसमें डालो, इसमें डालो या फिर इसमें डालो। तो हर एलिमेंट पर 4 4 चॉइसेस है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आ गई, है ना। अब इसमें से अपन क्या करेंगे? इसमें से अब हम वो वाला केस सबट्रैक्ट करेंगे जब आपने इस रीजन में एक भी एलिमेंट नहीं डाला। जब आपने इस रीजन में एक भी एलिमेंट नहीं डाला तो इसका मतलब है सारे एलिमेंट आपने किधर डाले। अच्छा, एक और बात इसमें ये भी क्लियर है कि मतलब ये भी क्लियर है कि अगर मान लो आपने ए को 5 बना दिया, ए और बी में से कोई भी 5 भी नहीं बन सकता। ए अगर नल सेट बन गया तो नल सेट तो हर सेट का सबसेट होता है। आ रही बात समझ में? तो ए और बी में से कोई भी नल सेट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहले तो हमने टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लिए यहाँ पर 4 टू द पावर 5 में से वो केस सबट्रैक्ट कर दिया जिसमें ये वाला रीजन आपका एम्प्टी है, जिसमें ये एम्प्टी है। तो जब ये एम्प्टी है तो फिर आपके पास कितने रीजन में हर एलिमेंट में कितनी चॉइसेस होंगे? 1 2 3 -3 टू द पावर 5, है ना। माइनस एक वो केस सबट्रैक्ट कर दिया, ये वाला केस हुआ जिसमें ये एम्प्टी है। जब ये एम्प्टी होगा तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये एम्प्टी है, सारे एलिमेंट इन 3 में आ रहे हैं, तो ए पूरा पूरा बी के अंदर आ जाएगा, ए पूरा पूरा बी के अंदर आ जाएगा। अब बोला केस सबट्रैक्ट करो जब ये वाला रीजन एम्प्टी है, तो जब हम इसको एम्प्टी छोड़ेंगे तो 1 2 3, है ना। तो इसके भी हर एलिमेंट पर 3 चॉइसेस होंगी। तो जब ये एम्प्टी होगा, ये पूरा एम्प्टी छोड़ दिया, तो अब जो भी कुछ एलिमेंट आएंगे वो तो इधर आएंगे या फिर इधर या फिर इधर। तो इस केस में बी पूरा पूरा ए के अंदर आ जाएगा। और इसमें नल सेट का केस भी ऑटोमेटिकली काउंट हो रहा है ना। तो अब आपने एक बार इसको एम्प्टी छोड़ा, बाकी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार आपने इसको एम्प्टी छोड़ा, बाकी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें एक इवेंट 2 बार सबट्रैक्ट हो रही है। कौन सा? जब ये दोनों एम्प्टी है। जब ये दोनों एम्प्टी है, ये 2 बार सबट्रैक्ट हो रहा है ना। तो उसको एक बार ऐड कर दिया। प्लस जब ये भी एम्प्टी हो, ये भी एम्प्टी हो, तो हर एक एलिमेंट पर 2 चॉइसेस है। यानी ये किसके लिए लिखा था मैंने? ये टोटल के लिए लिखा था। टोटल मैनर्स इन 5 एलिमेंट्स को इन 4 रीजन में प्लेस करने के टोटल मैनर। ये वो केस है व्हेन ए इंटरसेक्शन बी बार इज एम्प्टी, जब ये एम्प्टी है ना। और ये किसको सजेस्ट कर रहा है? जब ये एम्प्टी है, इसका मतलब ए पूरा पूरा बी के अंदर आ जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। उसकी काउंटिंग हो गई। ये कौन सा केस है? जब बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी। और इस काउंटिंग का मतलब क्या हुआ? इसमें वो चीज आ जाएगी जिसमें बी पूरा पूरा ए के अंदर होगा। ये वाला केस सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। और ये कौन सा केस हो गया? ये वो हो गया जिसमें ये और ये दोनों ही एम्प्टी हैं। when both A intersection B bar and B intersection A bar are empty। जब ये दोनों के दोनों एम्प्टी हैं तो वो वाले केस हमने यहाँ पर सबट्रैक्ट कर दिए हैं।
आ रही बात समझ में? ठीक है ना, तो वही पाई लगा दिया। 4 टू द पावर 5 कितना होता है? 2 की पावर 10। 4 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की पावर 10 यानी 1024 माइनस 3 की पावर 5, 3 पावर 4, 81, 3 जा 243, ये भी 243 प्लस 2 की पावर 5 होता 32, तो 32 इसमें ऐड कर लिया जाए। 32 प्लस 24 56 होता आई थिंक, 56, हाँ 1056 में से सब्ट्रैक्ट करना हमें 243 टू द 486 आई थिंक, 6 माइनस 6 0, 15 माइनस 8 7 और 10 माइनस 5 570। आंसर क्या आएगा बच्चों इस क्वेश्चन का? 570 570। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसको हमने कैसे किया है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है ना। आइए देखिएगा, कहीं पर फंस रहे हो तो एक बार नोट्स पढ़िएगा जो जो मैंने आपको कमेंट में सिखाए थे, वहां पर लाइन से मैंने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स करवाई थी, बेसिक सिखाया है वहां पर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ zeros and ones that does not have 3 consecutive zeros। रिकरेंस रिलेशन पर क्वेश्चन है, दिस इज ए क्वेश्चन ऑन रिकरेंस रिलेशन, है ना। करेक्ट, कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ zeros and ones that does not have 3 consecutive zeros, determine the number of ports that have exactly 11 digits। ऑस्ट्रेलियन ओलंपियाड का क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कि a code is a sequence of zeros and ones that does not have 3 consecutive zeros, determine the number of codes that have exactly 11 digits। ठीक है ना, तो ये बोल रहे हैं कि 11 डिजिट का एक कोड बनाना है, 11 डिजिट का एक कोड बनाना है। कोड बनाने के लिए जो डिजिट्स यूज करनी है वो डिजिट्स के अपने पास 0 1, लेकिन कंडीशन है यार कि तीन, किसी भी कोड में 3 कंसेक्यूटिव स्पॉट पर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। किसी भी कोड, जो भी आप कोड बनाएंगे उसमें 3 कंसेक्यूटिव स्पॉट पर 0 को फिल नहीं करना है। कोड बनाना कैसे? 0 1 की हेल्प से बनाना है। कितने डिजिट का कोड बनाना है? 11 डिजिट का कोड बनाना है। कंडीशन क्या है? 3 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस पर 0 नहीं आना चाहिए। बच्चों जो हमारे जेई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी और पीएनसी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जेई में भी एक बार पैराग्राफ पूरा आया था, कॉम्प्रिहेंशन आया था 2010 में आई थिंक, अगर मेरी मेमोरी रेडियो एक्टिव नहीं है तो 2010 में कॉम्प्रिहेंशन आया था आई थिंक, 2010 नहीं सॉरी शायद 2011 में आया था आई थिंक, हाँ 2011 में आया था। और उसमें भी ऐसा ही था कि 0 1 की हेल्प से हमें एन डिजिट नंबर बनाना है। कंडीशन ये थी कि उसमें कंडीशन थी कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस पर 0 ना हो। उसमें रिकरेंस रिलेशन का ही 2 क्वेश्चन आए थे, एक रिकरेंस रिलेशन पर था, है ना, और एक शायद कुछ वैल्यू भी पूछ ली थी, A5 A6 की वैल्यू बताओ, ऐसा कुछ आया था। समझ गया क्या? तो आई थिंक ये उससे ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम है, जेई वाली प्रॉब्लम से ज्यादा अच्छी, क्योंकि वहां पर कंडीशन ये थी कि 2 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस पर 0 ना है। इस पर प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये कॉइन को हमने एन टाइम टॉस किया और इसका एक रिकरेंस बना लिया। कंडीशन ये कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टॉसेस पर हेड नहीं आना चाहिए। समझ गया ना? तो प्रोबेबिलिटी पीएनसी कहीं भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो मैंने लेट कर लिया कि एन बी द नंबर ऑफ एन डिजिट कोड, मतलब मैंने सपोज कर लिया कि अगर एन डिजिट का कोड बनाना है और अंडर द गिवन कंडीशन वो एन है ना। तो पहले एन डिजिट के चलते एक रेकरेंस रिलेशन जनरेट करते हैं, उसके बाद A11 निकाल लेंगे, है। तो अगर मैं कोई भी एन डिजिट का कोड बनाता हूं, एन डिजिट का अगर मैं कोड बना रहा हूं, कंडीशन ध्यान से सुनना। कंडीशन ये थी कि
कोई भी तीन बॉक्सेस, तीन कॉन्जिक्यूटिव बॉक्सेस पर 000 नहीं आना चाहिए, 000 अलाउड नहीं है, 000 इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, समझ गए क्या? चलिए तो अब सोचना स्टार्ट करो, मैं रिकरेंस रिलेशन जनरेट करना चाहता हूं, ठीक है ना? अच्छा अब सोचना जरा, जब मैं कोई भी n डिजिट का कोड बनाऊंगा तो लास्ट बॉक्स में क्या क्या हो सकता है, लास्ट बॉक्स से सोचना स्टार्ट करो। लास्ट बॉक्स में अगर मैं 1 डालता हूं, भाई हमें कोड बनाने के डिजिट क्या क्या यूज करनी है, 0 डालना है और 1 डालना है, 0 और 1, ये 2 डिजिट डालनी है। अगर लास्ट बॉक्स में अगर मैं 1 डालता हूं तो इन n-1 बॉक्सेस पर फिर से वही कंडीशन होगी जो स्टार्ट से n बॉक्सेस पर है ना? अगर इन n बॉक्सेस को फिल करने के मैनर्स an हैं तो इन n-1 बॉक्सेस को फिल करने के मैनर भी an-1 होंगे, क्योंकि इनके लिए कोई नई कंडीशन नहीं है, हमने इस पर 1 डाला है, तो इधर से भी कोई भी 3 बॉक्सेस पर कंसेक्यूटिव 0 नहीं आ सकता। तो अगर n बॉक्सेस को फिल करने के मैनर an है तो इन n-1 बॉक्सेस को फिल करने के मैनर कितने होंगे, an-1। आ रही बात समझ में? ये कब है, जब लास्ट बॉक्स में मैंने 1 डाला है। नेक्स्ट केस, ठीक है ना? अपने केसेस कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, यानी ऊपर के केस का कोई भी आंसर नीचे के केस से मैच नहीं करना चाहिए, और नीचे इन सब का यूनियन लिया जाए तो कोई भी केस छूटना नहीं चाहिए। केसेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। दूसरा केस लिया कि अगर लास्ट 2 डिजिट्स में अगर लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, मैंने इस बॉक्स में 1 ले लिया, लास्ट में 0, इस पर भाई लास्ट में तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा, लास्ट में 1 है तो इधर n-1 बॉक्सेस को फिल करने के मैनर an-1, लास्ट में 0 ले लिया, इधर 1 ले लिया, लास्ट में 0 इधर 1, अब इधर 1 ले लिया तो अब फिर से इन n-2 बॉक्सेस को फिल करने के लिए फिर से वही रेस्ट्रिक्शन है जो स्टार्ट से n बॉक्सेस पर है, तो इन n-2 बॉक्सेस को फिल करने के मैनर्स कितने आएंगे, an-2 है ना? अगर n बॉक्सेस के फिल करने के मैनर an है तो इन n-2 बॉक्सेस के an-2, ठीक है ना? नेक्स्ट केस, ठीक है, लास्ट बॉक्स में ये देखो केस में बना कैसे रहा हूं, ये सीखना है। लास्ट में 1, लास्ट में 0 और 1। अब हो सकता तुम कहोगे सर 3 0 पे रेस्ट्रिक्शन थी, 2 0 पे तो रेस्ट्रिक्शन थी नहीं। अगर मैं लास्ट में 0, यहां 0, 2 पे 0 डालूंगा तो अब तीसरे पे तो 0 आ ही नहीं सकता है, तीसरे पे 100% 1 आएगा, है ना? क्योंकि 3 बॉक्सेस पर रेस्ट्रिक्शन थी तो भाई 3 केस बना रही है। लास्ट बॉक्स में 1 1 0 1 0 0, अब 1 0 0 आ गया तो अब ये जो n-3 बॉक्सेस बने तो इन पर फिर से वही कंडीशन है जो स्टार्ट से n बॉक्सेस पर है, तो इन n-3 बॉक्सेस को फिल करने के मैनर्स कितने आएंगे, an-3, कितने मैनर्स आ जाएंगे, an-3, ठीक है ना? तो यहां पर अपना रिकरेंस रिलेशन बन के रेडी हो गया। देयरफॉर रिकरेंस रिलेशन इज, भाई इसके बियॉन्ड कोई केस बचता है क्या, आराम से रुक कर देख कर सोचो, इसके बियॉन्ड और भी कोई केस हमें बनाना है? सर आपने लास्ट में 0 लिया, 0 लिया, 0 1 वाला केस तो देखो इधर आ गया, 1 0 होगा तो वो वाला यहां पर आ गया, है ना? तो मतलब आई थिंक सारे केस ही हो गए यार, तुमको सर 0 0 1 वाला केस नहीं है, 0 0 1 नीचे आ गया है, और कोई ऐसा केस मुझे छूटता यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसके बियॉन्ड कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है। तो टोटल n डिजिट का कोड बनाने के जो मैनर्स होंगे उसमें या तो लास्ट में ऐसा हो रहा होगा, या फिर ये हो रहा होगा, या फिर ये हो रहा होगा। अगर इन सबको कंपोज कर लें तो हमारे सारे कोड्स बन जाएंगे। ये रिकरेंस रिलेशन हमारा बन के रेडी हो गया, an इक्वल टू an-1 प्लस an-2 प्लस an-3 आ गया, क्लियर? अब यार ये 3 ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन है, तो अगर हमें इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना, वैसा तो सॉल्व करने के मैनर्स होते हैं, रिकरेंस रिलेशन को वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के सॉल्व करते हैं। खैर अभी ये प्री आरएमओ का एग्जाम देना है इसलिए अभी ये सब बातें हम कर नहीं रहे, यहाँ पर बस जस्ट आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो इनिशियल कंडीशन हमें चाहिए होंगी 3 स्टार्टिंग वैल्यूज,
निकालेंगे। 3 ऑर्डर का है तो 3 स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, यानी A1 A2 A3। अगर ये an इक्वल टू an-1 प्लस an-2 होता तो केवल 2 स्टार्टिंग कंडीशन चाहिए होती। जितने ऑर्डर का होता उतनी कंडीशन चाहिए होती है। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो A1 मतलब 1 डिजिट का कोड बनाना हो तो 2 है, 2 तरह से बना सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं और 1 भी डाल सकते हैं। A2 मतलब 2 डिजिट का कोड बनाना है तो 0 1 की हेल्प से कितने कोड बना सकते हैं भाई? 4 बना सकते हैं। इस बॉक्स को 2 तरह से फिल कर सकते हैं और इस बॉक्स को फिल करने के 2 मैनर्स हो गए। 0 1 भाई 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1, है ना? तो 2 डिजिट के कोड का मतलब ये नहीं है 2 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें तुम बुद्धि लगाने लगो सर यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, है ना? 2 डिजिट का कोड बोला गया। कोड में इनिशियल भाई जैसा होता है ना, गाड़ी में नंबर प्लेट होती है, उसकी पहले डिजिट ही 0 होती है, कहते हैं 4 डिजिट का नंबर है ना? तो वहां पे 4 डिजिट का नंबर नहीं बोले, 4 डिजिट का कोड है वो, समझ गए क्या? तो A1 2 है, A2 कितना आ जाएगा 4। जहां तक A3 की बात है, जब आप 3 डिजिट का कोड कोई बनाएंगे तो इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। 2 इस पर भी 2, इस पर भी 2, 2 to the 4 to the 8, टोटल 8 कोड बनेंगे। लेकिन इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन दी थी कि 3 कंसेक्यूटिव 0 नहीं आने चाहिए। तो जब आप ये कोड्स जनरेट करेंगे तो इसमें एक केस ये भी तो आएगा कि तो तीनों में आपने 0 फिल किया होगा, तो केवल वो वाला केस आपको हटाना है यहाँ से, है ना? तो वो केस हटा दोगे तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, अब इन्होंने आपसे पूछा क्या है? आपसे 11 डिजिट्स के कोड पूछा, मतलब 11 डिजिट के टोटल कोड कितने बनेंगे, यानी A11 आपको निकालना है। क्या निकालना है? A11 निकालना है ना? तो आ जाओ भाई, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। A1 1 है, 1 4 7, ये A1 है, A2 है, A3 है। अब मुझे A4 चाहिए, तो A4 क्या होगा? इनको तुम 4 डालो रिकरेंस में, A4 होगा जाके तुम्हारा A1 प्लस A2 प्लस A3, पीछे के 3 टर्म ऐड करो, चौथा टर्म लिखो, ये रिकरेंस रिलेशन है, तो तीनों ऐड कर लो। 7 और 4 11 1 12। अब A5 चाहिए, पीछे के 3 ऐड कर लो, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 12 और 7 19, 19 और 4 23। आगे वाला टर्म चाहिए तो ये 3 ऐड करो, 27 23 और 7 30, 30 और 12 23 और 7 30, 30 और 12 कितना होता है? 42, ठीक है ना? 42। अब ये 3 ऐड करो, 42 प्लस 12 कितना? 54, 54 प्लस 23, 54 प्लस 23 77 आई थिंक, 54 हो गया, 5 2 7 4 3 7, सही है। 77 और 23 हो गया 100, 100 प्लस 42 142, ठीक है। 142 प्लस 42 184, 184 प्लस 77, 7 और 4 11, 8 8 16, हाँ 7 और 4 11, 8 8 16, 261, है ना? 261 प्लस 142, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, 261 142 और 77, इन तीनों 7 to 9 और 1 10, 6 और 4 10, 10 7 17 और 1 18, 2 plus 1 3 plus 1 4 480, 7 और 2 9 1 10 1 carry, 6 4 10 7 17 और 1 18 1 carry, 2 plus 1 3 plus 1 4 480, 480। अब इनको और ऐड कर लो, 480 261 142, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11, 12, 12 और 7 एक बार चेक और करते हैं। 1 4 7 सारा सही जा रहा है क्या? 7 और 4 11 1 12 हो गया, 12 और 7 कितना हो? 19, 19 और 4 23, 23 प्लस 7
23 प्लस 7 30, 30 और 12 42, 42 और 23, 42 और 12 हो गया जाके 54, 54 प्लस 23, 54 प्लस 23, 4 और 3 7, 77 हो गया, 77 और 3 80, 100, 142, 142, 142 प्लस 42, 184, 184 प्लस 77, 261, 261 प्लस 142 प्लस 77, 480 सही है। अब 480 प्लस 261 प्लस 142, 2 प्लस 1 3, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 2 7 और 1 8, 883। ओके ओके बाय गॉड, सब गड़बड़ हो गया यार। A1 हमने 1 लिख दिया है क्या? ये ले भाई, सारी मेहनत का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, बिकॉज A1 को हमने 1 लिख दिया है, जबकि A1 कितना था 2। ओके, सारी मेहनत का डॉट प्रोडक्ट 0 भाई। यही मेहनत दोबारा फिर से करो भाई। कर लोगे तुम लोग? यस सर कर लेंगे, रेडी तो करना था। वो यार मिस्टेक ये हो गई कि मैंने एक्चुअली क्या किया ना, जब स्लाइड चेंज की तो A1 की वैल्यू 2 दे रखी थी, 2 की जगह मैंने 1 नोट कर दिया है, तो बहुत भारी गड़बड़ हो गई है भाई। आप देख रहे हो, बस एक टर्म गलत लिख दिया तो भाई साहब पूरी सीरीज गड़बड़ हो गई और आंसर कुछ का कुछ आ रहा है, आंसर कुछ और आता था। चलिए खैर दोबारा देख लेते हैं, आ जाओ फिर से एक बार। 7 और 4, 7 और 4 11, 11 और 2 13, देख लेना 7 और 4 11 2 13, 13 और 7 20, 24, ठीक है 24 और 13 कितना होगा, 24 और 7, 24 प्लस पीछे के 3 ऐड करते रहो, 24 और 7 होता है जाके 31, 31 प्लस 13 44, है ना। पहले इनको ऐड कर लो, 20 प्लस 20 44, 44 प्लस 24 68, 68 प्लस 3 71, 81, है ना। और ये कितना हो जाएगा 68, 81 प्लस 4, 4 और 2 6, 68, 8 और 1 9, 8 और 6 14, 149, 149 प्लस 81 150, 230, 230 प्लस 44, 230 प्लस 44, 274 आई थिंक, 149 प्लस 1 150, 150 प्लस 80 230, 230 प्लस 40 270, 274। अब 274 में हमें ऐड करना है, 274 में हमें ये तीनों चीजें ऐड करनी है, 9 1 10 और 4, 9 और 1 10 और 4, 274 149 और 81, हाँ यहीं पे ऐड कर लेते हैं। 149 प्लस 81 230 हो गया, 230 प्लस 270 504 आएगा आई थिंक, है ना। 9 1 10 पर 14, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 7 12 और 8 20, 2 2 4 और 1 5, 504, है ना। 504 में ऐड करना है 274 और 149, 149, 4 और 4 8 और 9, 8 और 9 17, 1 कैरी, 7 और 4 11, 1 12, 1 कैरी, 5 और 2 7 1 8 1 9। चेक कर लेना बच्चों, आई थिंक A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11, ये A11 आ गया, A11 इतना है, ये A10 है, ये वाला A9 है, A8 A7 A6 A5 A4, A1 A2 A3 पीछे लिखे दिए थे, तो इस तरह से सॉल्व कर रख के सॉल्व कर लो, जो सीक्वेंस दे रखी है उसको सॉल्व कर लो। सही है क्या? कैलकुलेशन चेक कर लेना, एक बार तो गलत हो ही गई थी यार।
इसको मैंने 1 ले लिया था आई थिंक, ठीक है ना। इसके जनरल मेथड भी होते हैं सॉल्विंग के बेटा, वो भी सिखाएंगे आगे वाले स्टेजेस में सिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड अ रिकरेंस रिलेशन फॉर द नंबर an ऑफ द रीजन्स क्रिएटेड बाय n म्यूचुअली ओवरलैपिंग सर्कल्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, नो 3 सर्कल्स हैव ए कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। देखिए क्या बोला गया है, मतलब रिकरेंस पर ही क्वेश्चन है। बोल रहे हैं फाइंड अ रिकरेंस रिलेशन फॉर द नंबर an ऑफ द रीजन्स क्रिएटेड बाय n म्यूचुअली ओवरलैपिंग सर्कल्स। मतलब जब अपन इस स्क्रीन में n सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, इस स्क्रीन पर n सर्कल्स ड्रॉ करें, तो उन सर्कल्स से इस स्क्रीन के जितने रीजन्स डेवलप होंगे, उन रीजन्स को मैंने an बोला है। उन रीजन्स को क्या बोला है, n सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उससे जो रीजन बनेंगे उसको मैंने an बोला है। और उसके लिए एक रिकरेंस रिलेशन मेरे को जनरेट करना है। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन, नो 3 सर्कल्स हैव ए कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। 3 सर्कल, कोई भी 3 सर्कल एक पॉइंट से पास नहीं करेंगे, ऐसा गिवन है। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स की बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो बहुत सारे रीजन्स जो होंगे बन नहीं पाएंगे। तो इन्होंने कहा ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, फेयर गेम है, मैक्सिमम रीजन्स चाहिए, है ना। तो मैं कहता हूँ यार आप तो बस काउंटिंग स्टार्ट कर दो, आ जाओ मेरे साथ आओ, फॉलो मी, आ जाओ भाई। तो सबसे पहले तो मैंने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया, बताओ कितने रीजन बन रहे हैं। तो कुछ केसेस मैंने बना लेते, पहले एक सर्कल बनाया, फिर मैंने 2 सर्कल बनाए। पहले मैं केस काउंटिंग, पहले मेरे को नहीं पता यार ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व कैसे करना है, तो मेरे पास टाइम बहुत होता है। ओलंपियाड के क्वेश्चंस में यही होता है कि टाइम बहुत होता है सोचने का। तो आप आराम से पहले पर्टिकुलर अप्रोच बनाओ, सोचो एक सर्कल में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, चौथे में क्या होगा। फिर ये देखेंगे कि यार ये रीजन हम काउंट कर रहे हैं ये किस तरह से। जब सेकंड सर्कल में तो मैंने तीसरा सर्कल ड्रॉ किया तो उससे कितने नए रीजन बन गए, तो वो वहां से कुछ आइडिया लगा। फिर 3 सर्कल ड्रॉ किए थे पहले से मैंने, अब चौथा सर्कल मैं और ड्रॉ कर रहा हूं, तो जो 2 से 3 में सीखा है वो मैं चेक करूंगा कि वो 3 से 4 में अप्लाई हो रहा है क्या। फोर्थ सर्कल ड्रॉ करने पर उतनी ही तरह से नए रीजन बन रहे हैं जितना तीसरे सर्कल के ड्रॉ करने पे बन रहे थे, है ना। तो वो चीजें हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करनी होती है। तो 1 बाय 1 मैं सिखाता हूं आपको। जैसे केवल एक रीजन, केवल एक सर्कल में ड्रॉ करूं तो आई थिंक 2 रीजन बन जाएंगे, पहला और दूसरा। यानी A1 की वैल्यू 2 आएगी। यानी अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो पूरी स्क्रीन के केवल 2 पार्ट होंगे, एक सर्कल के अंदर वाला, एक बाहर वाला, ठीक है ना। अब मैं आता हूं 2 सर्कल के केस पर। अगर मेरे पास 2 सर्कल होंगे तो ये स्क्रीन के कितने रीजन्स बनेंगे, आप काउंट कर लो, 1 2 3। ये तो अभी पाई वाला क्वेश्चन करके आए थे प्री आर्मो 2014 वाला, ये सर्कल के अंदर और एक सर्कल के बाहर। A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी एक सर्कल होगा तो 2 रीजन आएंगे, 2 सर्कल होंगे तो 4 रीजन आएंगे। जब 3 सर्कल होंगे, 2 सर्कल तो मैंने ऐसे बनाए और तीसरा सर्कल मैंने कुछ इस तरह से मैनुअली बना लिया। भाई सब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तीसरा सर्कल भी मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता था, लेकिन तीसरा सर्कल मैंने मैनुअली बनाया। अब काउंट करो बेटा रीजन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो सर्कल के अंदर वाले हो गए और एक सर्कल के बाहर वाला 8। कितने रीजन हो गए, 8। यानी A3 इक्वल टू 8। ओ तेरी सर, यहाँ पर तो एक फॉर्मूला बन रहा है, A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, A3 इक्वल टू 2 की पावर 3, तो AN इक्वल टू 2 की पावर n। सही है क्या, सही है क्या, गॉड नोज। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे, 3 टर्म को देके तुम सीक्वेंस कैसे बता सकते हो, 3 के 3000 टर्म भी दे देंगे तो भी तुम सीक्वेंस का जनरल टर्म नहीं बता सकते। अरे ये बात जब तक बोला ना जाए सीक्वेंस इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो A1 A2 A3 3 टर्म मैंने निकाल लिए। अब मैं इसको थोड़ा फील कराने जा रहा हूं आपको, ये A3 इक्वल टू 8 कैसे आया, सुनना जरा। जैसे 2 सर्कल जब बने थे, 2 सर्कल बने थे तो आपको कितने रीजन दिख रहे थे, 4। जब 2 सर्कल पिक्चर में थे तो कितने रीजन थे अपने पास, 4 रीजन थे। अब मैंने जब तीसरा सर्कल ड्रॉ किया, जब मैं यहाँ पे थर्ड सर्कल ड्रॉ करूंगा तो थर्ड सर्कल पहले से बने हुए 2 सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। सुनना जरा, 2 सर्कल पिक्चर में, मैंने तीसरा सर्कल पर्पल कलर से यहाँ पर ड्रॉ किया, है ना। अब तीसरा सर्कल क्या काम करेगा,
सर पहले से जो 2 सर्कल बने हैं उन दोनों को कट करेगा। भाई कितने पॉइंट पर कट करेगा? पहले सर्कल को कितने पॉइंट पर कट करेगा? सर ऑब्वियसली बात है 2 पॉइंट पर कट करेगा। बेटा जो तीसरा सर्कल बना है वो सेकंड सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करेगा? सर ऑब्वियसली बात पूछ रहे हो, तीसरा सर्कल जो है वो पहले सर्कल को भी 2 पॉइंट पे कट करेगा, दूसरे सर्कल को भी 2 पॉइंट पे कट करेगा। अच्छा ये बात है। तो देखो जरा, जो थर्ड सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट तुमको दिखाई देंगे? सर 4 दिखाई देंगे, क्योंकि तीसरा सर्कल आप बना रहे हो, इसका मतलब इससे पहले 2 सर्कल बने हुए हैं और थर्ड सर्कल पहले दोनों सर्कल को 2-2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कितने पार्ट इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे? 4, है ना। यानी अब तीसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस पर अगर 4 इंटरसेक्शन पॉइंट हैं तो तीसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस के कितने पार्ट हो जाएंगे? सरकमफ्रेंस के कितने पार्ट? सर ये सर्कल है तो अगर 4 मार्क लगाओगे, 4 मार्क लगाओगे तो 4 ही पार्ट होते हैं। लाइन में अगर 4 मार्क लगाए जाएं, लाइन में कोई 1 मार्क लगाते हैं तो 2 पार्ट होते हैं, 2 मार्क लगाएंगे। लाइन में अगर हम 2 मार्किंग कर दें तो 3 पार्ट, 1 2 3। लेकिन अगर यही सर्कल हो जाए, सर्कल में हम 2 मार्क लगाएंगे तो 3 पार्ट नहीं होंगे, 1 पार्ट ये 1 पार्ट ये। सर्कल में अगर हम 3 मार्क लगा दें तो 4 पार्ट नहीं होंगे, 3 ही पार्ट, 1 पार्ट ये 1 पार्ट ये 1 पार्ट ये। समझ गए ना। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हमने 4 इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क कर दिए, तो इसके आर्क के कितने पार्ट हो गए? 4, 1 2 3 और चौथा ये पूरा। सही है ना। अब मैं कहता हूं कि अगर मैं इस आर्क को डिलीट करता हूं, जैसे मैंने ये वाले आर्क को अगर डिलीट किया, अगर मैं इस आर्क को डिलीट कर दूं तो 7 और 8 एक ही रीजन है, 7 और 8 एक ही रीजन है ना। लेकिन अगर मैं इसी आर्क को बना देता हूं तो 7 और 8 2 डिफरेंट रीजन है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं आर्क को डिलीट कर दूं तो ये रीजन सेम है, और अगर बना दूंगा तो ये डिफरेंट है ना। सिमिलरली अभी देखो, अभी ये इस आर्क को देख रहे हो, अगर मैं इस आर्क को डिलीट कर दूं थोड़ी देर के लिए तो बताओ 3 और 6 सेम रीजन हो गए? भाई ये तो सेम ही रीजन है, लेकिन जैसे ही मैंने इस आर्क को बना दिया तो ये एक अलग रीजन बन गया। क्या अलग रीजन? तो कहने का मतलब ये है, कि थर्ड सर्कल को जब मैंने ड्रॉ किया तो थर्ड सर्कल ने अपने से पहले बने हुए दोनों सर्कल को 2-2 पॉइंट पर कट किया, यानी थर्ड सर्कल की सरकमफ्रेंस पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए? 4, और उन इंटरसेक्शन पॉइंट से इसकी सरकमफ्रेंस के कितने पार्ट हो गए? 4, है ना। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस के जितने पार्ट होंगे हर पार्ट से एक नया रीजन बनेगा। भाई इस पार्ट से एक नया रीजन बन गया, क्योंकि अगर इस पार्ट को हटाता हूं तो दोनों सेम रीजन, बनाता हूं तो दोनों डिफरेंट। इस पार्ट से भी एक नया रीजन, इस पार्ट से भी एक नया रीजन, इस पार्ट से भी एक नया रीजन, है ना। तो अब अगर हम इसके लिए एक रिकरेंस रिलेशन लिखना चाहें तो A3 यानी थर्ड सर्कल से टोटल कितने रीजन बनेंगे? तो 2 सर्कल से जितने पहले बन रहे थे वो तो बनेंगे, 2 सर्कल से जितने बन रहे थे वो तो बनेंगे, प्लस ये सर्कल दोनों को इंटरसेक्ट करेगा कितने पॉइंट पर? 2-2 पॉइंट पर। तो 2 इंटू 2, टोटल सरकमफ्रेंस के कितने पार्ट आएंगे? 4, मतलब 2 इंटू 2 यहां से निकाल लेंगे, यानी A3 इक्वल टू आएगा A2 प्लस 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 का मतलब है कि इसकी सरकमफ्रेंस पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो 2 सर्कल थे, इससे पहले कितने सर्कल थे? 2, और हर सर्कल से 2-2 इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, तो टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट 2 इंटू 2, है ना। 4 डायरेक्ट नहीं लिखा, उसके पीछे मेरा इंटेंशन है। अब समझना जरा, अब 4 सर्कल वाले गेम पर आते हैं। 1 2, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यार। 1 2 3 4। ठीक है, अब रीजंस काउंट करो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13। सर्कल के अंदर अंदर 13 रीजन हो गए है ना, और एक सर्कल के बाहर का 14। टोटल कितने रीजन आ गए? 14 रीजन। भाई 2 की पावर n मत लगाना कुछ, भाई साहब सीधे लोग यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ सीधे बोलते an इक्वल टू 2 की पावर n, बेवकूफ टाइप के बच्चे, समझ गए क्या? ऐसा मत करना। अब देखो जरा, चार सर्कल बनाए तो रीजन कितने आ रहे हैं? 14 रीजन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे इससे कनेक्ट करेंगे? चौथे सर्कल को थोड़ी देर में भूल जाओ। पिक्चर में कितने सर्कल है? 3 सर्कल है। अब तुम ये देखो कि जब मैंने चौथा सर्कल ड्रॉ किया तो चौथे सर्कल ने क्या काम किया। भाई चौथे सर्कल ने अपने से पहले बने हर सर्कल को 2-2 पॉइंट पे कट किया। तो चौथे सर्कल की सरकमफ्रेंस पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? चौथे सर्कल की सरकमफ्रेंस पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट? 1, 2, 3 सर्कल है, हर सर्कल को 2-2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कितने इंटरसेक्शन बनाएंगे? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 पॉइंट आएंगे। इन 6 इंटरसेक्शन पॉइंट से इसकी आर्क के कितने पार्ट हो जाएंगे? 6 पार्ट हो जाएंगे, और हर एक पार्ट से एक नया रीजन जनरेट होगा। अगर मैं इस पार्ट को डिलीट कर दूं इतने पोर्शन को, तो 11 और 12 सेम है, लेकिन जैसे बनाऊंगा तो 11 वाला रीजन अलग हो जाएगा, 12 वाला अलग। सिमिलरली इसको डिलीट करूंगा तो 7 और 10 सेम हो जाएंगे, बनाऊंगा तो डिफरेंट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ जब मैंने फोर्थ सर्कल ड्रॉ किया तो मुझे टोटल कितने रीजन दिखाई देंगे स्क्रीन पर? भाई 3 सर्कल से जितने पहले बन रहे थे वो तो बनेंगे, प्लस चौथे ने क्या नया काम किया। इससे पहले कितने सर्कल बने थे? 3 सर्कल बने थे, और इसने हर सर्कल को कितने कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? इतने पॉइंट पर। हर एक सर्कल को 2-2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने नए रीजन जनरेट होंगे चौथे सर्कल ड्रॉ करने से? 3 × 2, 6 नए रीजन, क्योंकि 6 इंटरसेक्शन पॉइंट 6 नए रीजन। इसी को जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि ये इनकी किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। तो nth सर्कल जब मैं ड्रॉ कर रहा हूंगा तो उस nth सर्कल के ड्रॉ करने से टोटल कितने रीजन बन जाएंगे? तो पहले जितने बन रहे थे n-1 सर्कल से उतने तो बनेंगे, प्लस अब nth सर्कल ने क्या काम किया? nth सर्कल ने क्या काम किया? उससे पहले बने जितने भी सर्कल थे सभी को 2-2 पॉइंट पे कट किया। तो उससे पहले बने हुए कितने सर्कल थे? n-1, और हर सर्कल कितने पॉइंट पे कट किया? इतने पॉइंट पर। तो इतने नए रीजन जनरेट होंगे। न्यू रीजन कितने होंगे हर एक सर्कल से? n-1 × 2। आ रही बात समझ में? तो ये एक अपने पास फाइनली एक रिकरेंस रिलेशन निकल के आ गया है, ये एक रिकरेंस रिलेशन निकल आया। an = an-1 + n-1 × 2। आ रही बात समझ में? पहले इसको डिलीट करते हैं। अब सही है, an = an-1 + n-1 × 2, सही है क्या? तो ये रिकरेंस रिलेशन निकाल लिया। आई थिंक इन्होंने यही पूछा भी था। हाँ, रिकरेंस रिलेशन निकालने को ही बोला था, सॉल्व करने को नहीं बोला था। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, इसका जनरल टर्म भी निकाल सकते हैं। बता देते हैं आपको, सुन लें जरा। अगर इसका जनरल टर्म चाहिए आपको, जनरल टर्म चाहिए तो इसको उधर शिफ्ट करके एक डिफरेंस फॉर्म बना लेते हैं। an - an-1 ये आ गया है ना। अब इसी में n को हम अपन पुट कर देते हैं। पुट n = 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4 अप टू n। 2 डालेंगे तो a2 - a1, 2 × 1। 3 डालेंगे a3 - a2, 2 × 2। a4 - a3, n को 3 डाल देंगे, n को 4 डालेंगे, 2 × 3 एंड अप टू n डाल देंगे, टू इंटू n-1। अब इनको ऐड कर लो, a2 कैंसिल, a3, a4 ये सारे कैंसिल, क्या बच जाएगा? an - a1, 2 कॉमन, 1 + 2 + 3 अप टू n-1। फर्स्ट n-1 नंबर्स का सम AP के फॉर्मूले से निकाल सकते हो तुम लोग।
तो a n की वैल्यू क्वेश्चन में थी। a1 मतलब एक सर्कल से कितने रीजन बनेंगे, a1 is 2, तो an minus 2, 1 से n minus 1 तक का सम n minus 1 इंटू n बाई 2 से 2 कैंसिल है ना, तो an की वैल्यू आ जाएगी, an आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2। ये आ गया सीक्वेंस का जनरल टर्म। देखिए फॉर्मूले यहां से सारे निकल रहे हैं, an का फॉर्मूला आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2। अब आप n को चाहे 4 डाल के चेक कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 और 2 18 माइनस 4 14। a5 निकालना हो, 5 सर्कल ड्रॉ करने, तो a5 की वैल्यू भी निकल आएगी। देखिए a5 कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 25 माइनस 20 22 आ जाएगा। तो अब जनरल फॉर्मूला है, तो आप n की किसी भी वैल्यू के लिए नंबर ऑफ रीजन्स निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन है और ये INMO में आया हुआ क्वेश्चन है, INMO में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए INMO 2015 का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? There are 4 basketball players A B C D. Initially the ball is with A. The ball is always passed from one person to a different person. ठीक है, 4 लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं A B C D, है ना। इनिशियली बॉल किसके पास है, बॉल मेरे पास है, बॉल इज विद ए, और मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे साथ जो 3 और प्लेयर है उनमें से किसी को बॉल पास कर रहा हूँ। मैंने ए ने बी को दिया, बी ने डी को दिया, डी ने सी को दिया, सी ने फिर से ए को दे दिया, ए ने बी को, इस तरह से चल रहा है। मैं एक को दे रहा हूँ, दूसरा तीसरे को दे रहा, तीसरा पहले को दे रहा, इस तरह से गेम चल रहा है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन द बॉल कम बैक टू ए आफ्टर 7 पासेस? करेक्ट, 7th पास में बॉल फिर से एक, इनिशियली बॉल किसके पास, अभी मेरे पास है, और 7th पास में खेल कौन कौन रहा, मैं खेल रहा हूँ, 3 और प्लेयर खेल रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि 7th पास में बॉल फिर से मेरे पास आ जाए। तो 7th पास में बॉल मेरे पास आने के टोटल मैनर कितने हैं ये बताइए आप, है ना। 2 एग्जांपल आपको शो करके दिखाए, शो किए गए। जैसे ए के पास बॉल दी, ए ने सी को ट्रांसफर की पहले पास में, सी ने बी को दी, बी ने डी को दी, डी ने ए को दे दी, और ए ने, मतलब ये पहला पास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पास में देखो फिर से बॉल ए के पास आ गई, फिर से बॉल किसके पास आ गई, ए के पास। इनिशियली बॉल किसके पास थी, ए के पास थी, और 7th पास में बॉल ए के पास आ गई। इनिशियली ए के पास थी, ए ने डी को दिया, डी ने ए को दिया, ए ने डी को, डी ने सी को, सी ने ए को, ए ने बी को, फिर बी ने ए को, इस तरह से। तो ये 2 एग्जांपल शो किए हैं आपको दिखाने के लिए कि 7th पास में बॉल ए के पास आने के ये कुछ पैटर्न्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। मेरा क्वेश्चन, हाउ मेनी पैटर्न्स आर पॉसिबल, कितने तरह से आप 7th पास में बॉल ए के पास पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिकरेंस रिलेशन की एक अच्छी प्रॉब्लम है। चलिए भाई करें सॉल्व, आ जाए मैदान में, आइए। तो कुछ जो अच्छी प्रॉब्लम्स होती है रिकरेंस की, उसमें क्या होता है ना, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल भी यूज किए जाते हैं, और बहुत सी कंट्रीज की प्रॉब्लम्स में हमने देखी हैं जहां पर 3 वेरिएबल में रिकरेंस बना के सॉल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ रिकरेंस बनता है जिसमें। तो ये भी सिस्टम ऑफ रिकरेंस पर प्रॉब्लम है। देखिए कैसे करेंगे, लेट xn बी द नंबर ऑफ वेज let xn be the number of ways in which the ball
goes to A after nth pass। मतलब nth पास में बॉल ए के पास जाने के, इनिशियली ए के पास है और nth पास में बॉल फिर से ए के पास पहुंच जाए, उन नंबर ऑफ वेज को मैंने एक्सन कॉल किया है। एंड अब केवल एक्सन से एक सोल्यूशन नहीं हुआ कि एक्सन के पास मतलब सॉरी nth पास में बॉल ए के पास पहुंचेगी कैसे, जब n माइनस वन पास में या तो बी के पास हो या फिर सी के पास हो या फिर डी। भाई 7th पास में बॉल मैं चाहता हूँ ए के पास आए, तो ए को देगा कौन, 7th पास में बॉल ए की तरफ फेंकेगा कौन, या तो बी फेंकेगा या फिर सी फेंकेगा या फिर डी फेंकेगा, या तो एन 6 पास में बॉल या तो बी के पास होगी या फिर सी के पास होगी या फिर डी के पास होगी। तो उसके लिए हमने एक और वेरिएबल यूज कर लिया, एन बाई एन बी द number of ways in which ball goes to a fixed person। वो फिक्स पर्सन कोई भी हो सकता है, मतलब छठवें पास में बॉल बी के पास जाने के उतने ही मैनर होंगे जितने सी के पास होंगे, जितने डी के पास होंगे, तो वो सभी के लिए सेम रहेगा। मतलब उनके लिए तीनों के लिए 3 अलग अलग वेरिएबल मत बनाना, बाई एन, जेड एन और डब्ल्यू एन, समझ गए क्या, वो सबके लिए सेम रहेगा। तो उसको हमने बाई एन कॉल कर लिया, मतलब nth पास में बॉल बी के पास जाने के मैनर जो होंगे उतने ही सी के पास जाने के मैनर होंगे, उतने ही डी के पास होंगे। लेट बाई एन बी द नंबर ऑफ वेज इन विच द बॉल goes to a fixed person other than A। other than A in the nth pass। ये मैंने सपोज कर लिया, ठीक है ना। nth पास में बॉल ए के अलावा किसी और फिक्स पर्सन, वो फिक्स पर्सन बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हमने सपोज किया। अब मैं रिकरेंस रिलेशन बनाने जा रहा हूं, मेरे को बहुत ध्यान से सुनना। मैं क्या चाहता हूं, nth पास में बॉल ए के पास आए, तो nth पास में बॉल ए के पास कब आएगी, जब n माइनस वन पास में है तो बी के पास हो और बी ट्रांसफर करे, या फिर n माइनस वन पास में सी के पास हो और सी ट्रांसफर करे, या फिर n माइनस वन पास में डी के पास हो, डी ट्रांसफर करे। यानी xn की वैल्यू क्या आने वाली है, यहां से अगर मैं xn की बात करूं, यहां से अगर मैं xn की बात करूं तो xn क्या आने वाला है भाई, n माइनस वन पास में है तो b के पास हो तो उसके मेथड हो गए बाई एन माइनस वन, सी के पास हो उसके भी मेथड बाई एन माइनस वन, डी के पास हो उसके भी बाई एन माइनस वन, तो xn आ जाएगा 3 टाइम्स बाई एन माइनस वन। ये एक रेफरेंस बन गया। एंड ये तो हमने एक बना ली, xn इक्वल टू 3 टाइम्स बाई एन माइनस वन। कैसे बना, रिपीट कर देते हैं। xn का मतलब nth पास में बॉल a के पास आने के मैनर। तो आप बस ये सोचो, nth पास में बॉल अगर a के पास है तो उससे जस्ट पहले वाले पास में बॉल किस किस के पास हो सकती है, तो b के पास होगी या फिर c के पास होगी या फिर d के पास होगी, है ना। तो n माइनस वन पास में बॉल b के पास जाने के मैनर बाई एन माइनस वन, n माइनस वन पास में बॉल c के पास जाने के मैनर भी बाई एन माइनस वन और d के पास जाने के भी बाई एन माइनस वन। तो एक रिकरेंस तो ये आ गया xn और yn में, xn इक्वल टू 3 टाइम्स बाई एन माइनस वन। आई बात समझ में। अब बाई एन के लिए ट्राई करो, nth पास में बॉल b के पास कैसे जाएगी, nth पास में बॉल b के पास जाने के मैनर कैसे जाएगी, या तो n माइनस वन में बनत पास में बॉल a के पास हो, भाई nth पास में बॉल b के पास जा रही है तो वो कैसे जाए, तो या तो a ट्रांसफर करेगा या फिर c करेगा या फिर d करेगा। अगर a ट्रांसफर कर रहा है, अगर nth पास में बॉल b को a ट्रांसफर कर रहा है तो इसका मतलब n माइनस वन पास में वो बॉल किसके पास थी, a के पास। तो n माइनस वन पास में बॉल a के पास होने के मैनर xn माइनस वन, है ना। और c के पास होने के मैनर बाई एन माइनस वन, सी और डी के लिए तो बाई एन हमने सपोज कर ही लिया है, और डी के पास होने के मैनर बाई एन माइनस वन। तो यहां से एक और रिकरेंस हमारी बन के तैयार हो गई, बाई एन इक्वल टू xn माइनस वन प्लस 2 टाइम्स वाई एन माइनस वन। देखो ये दो रिकरेंस बन गई हैं, xn इक्वल टू दिस एंड yn इक्वल टू दिस। अब इनको सॉल्व करना है, चलो यार इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। एक रिकरेंस ये आई थी xn इक्वल टू 3 टाइम्स बाई एन माइनस वन,
एंड बाई एन इक्वल टू xn माइनस वन बाई एन इक्वल टू xn माइनस वन प्लस 2 टाइम्स बाई एन माइनस वन। ये दो रिकरेंस है। अब यार इनको सॉल्व करना, अब वही बात है जैसे तुम लोग जूनियर क्लासेस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 5, 5a माइनस 6b इक्वल टू 7, ए और बी की वैल्यू बताओ। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो हम चाहेंगे या तो आप इस पूरी पिक्चर को x में एक रिकरेंस रिलेशन बना, पूरी पिक्चर को एक वेरिएबल में ले आओ, या तो xn में ले आओ या बाई एन में ले आओ। तो हम तुमको दोनों मेथड सिखा देंगे, xn में कैसे रिकरेंस बनेगी, बाई एन में कैसे बनेगी। ये बहुत बच्चों वाली बातें हैं। इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, है ना। चलिए पहले किस में चाहते हो, पहले तो सर हम xn में चाहते हैं, है ना। xn में चाहते हो यानी बाई एन को तुम इलिमिनेट करना चाहते हो, यानी किसको इलिमिनेट करना चाहते हो, बाई एन को इलिमिनेट करना चाहते हो। तो एक काम करो, देखो बाई एन xn की वैल्यू दे रहे 3 टाइम बाई एन माइनस वन, और बाई एन यहाँ पर, तो यहाँ से बाई एन माइनस वन की वैल्यू निकाल लो, एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दो इसी रिकरेंस में, जिससे बाई एन माइनस वन मिल जाए और वो वैल्यू हम ऊपर यूज कर पाए। तो बाई एन माइनस एन की जगह एन माइनस वन पुट कर दिया, एक्स एन माइनस टू प्लस 2 टाइम्स बाई एन माइनस टू, है ना, यूजिंग एन वन, इसको वन में यूज कर लिया। वन इम्प्लाइज xn इक्वल टू 3 टाइम्स बाई एन माइनस, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स xn माइनस टू प्लस 2 इंटू 3 टाइम्स बाई एन माइनस टू, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो xn के टर्म्स में लाना, तो हमें बाई वाली फैमिली नहीं चाहिए थी, तो 3 टाइम्स बाई एन माइनस टू, यहां से जरा देखो xn माइनस वन निकाल, अगर मैं n को n माइनस वन से रिप्लेस करूँ, मुझे ये टर्म हटाना है यहाँ से बाई एन माइनस टू वाला, तो पाई एन माइनस वन इसके बराबर, तो n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दो, तो xn माइनस वन की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 3 टाइम्स वाई एन माइनस टू। तो 3 टाइम्स वाई एन माइनस टू, ये एक्चुअली क्या बन गया, xn माइनस वन। यहाँ से प्योर x में एक रिकरेंस रिलेशन आ गया, xn इक्वल टू 3 टाइम्स xn माइनस टू प्लस 2 टाइम्स xn माइनस वन। ये देखो जरा, xn इक्वल टू 3 टाइम्स xn माइनस टू प्लस 2 टाइम्स xn माइनस वन। ठीक है, ये रिकरेंस रिलेशन बना लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये टू ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन है, तो हमें दो इनिशियल कंडीशन चाहिए। x1 का मतलब हुआ x1 x2 निकाल ले, तो दो इनिशियल कंडीशन है ना। x1 का मतलब क्या हुआ कि पहले पास बॉल a के पास आ जाए, है ना। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि इनिशियली बॉल किसके पास है, इनिशियली जो है बॉल a के पास है। अभी मेरे पास बॉल है और मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या पहले पास बॉल मेरे पास आ सकती है, नहीं यार, जब मेरे पास है तो पहले पास बॉल है, तो बी को मैं दूंगा या फिर सी को दूंगा या फिर डी को दूंगा। पहले पास में बॉल मेरे पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि अभी खुद ही मेरे पास है, तो मैं किसी ना किसी को तो ट्रांसफर करूंगा ना, खुद ही थोड़े उठा लूंगा। समझ गए क्या, यस सर समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ये गेम हम भी खेलते हैं घर में, पढ़ाई भी कर लिया करो तुम घर पे। x2 इक्वल्स टू x2 निकालना, x2 मतलब सेकंड पास में बॉल मेरे पास आ जाए, तो इसको फील करा देते हैं यार। अभी किसके पास है, अभी सर आपके पास है, सेकंड पास बॉल मुझे अपने पास चाहिए, तो मैं बी को ट्रांसफर करूंगा, बी मेरे को लौटा के देगा। पहले पास बॉल बी को दे दिया, बी ने मेरे को दे दिया, मैंने सी को दिया, सी ने मेरे को भेजा, मैंने डी को भेजा, डी को पता है सर को चाहिए बॉल, क्यों पता है, अगर सर की बात नहीं मानी है तो सर जोर से लगाते हैं कान के नीचे दोनों साइड में, तो सर की बात तो माननी पड़ेगी, बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट। समझे क्या, तो कहने का मतलब है कि थर्ड पास में, सेकंड पास में बॉल अगर सर को चाहिए, तो इसके कितने मेथड हो गए, 3, x1 0 हो गया, x2 3। अब जब दो टर्म आ गया, तो अब तो गेम खेलते हैं, चलो आ जाओ भाई, गेम स्टार्ट करते हैं, सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। गेम खेलने का तरीका बताया था, कैसे खेलता हूं मैं गेम। पहला टर्म सीक्वेंस का 0 है, दूसरा टर्म 3 है। अब तुम इधर से x3 एक बार लिख कर देख लो, यानी x3 निकालना है तो 2 टाइम्स xn माइनस वन प्लस 3 टाइम्स, 2 टाइम्स n को 3 डालो, तो x3 इक्वल्स टू 2x2
प्लस 3x1, यानी जस्ट पीछे का 2 टाइम्स और इसका 3 टाइम्स ऐड करो। तो इसका 2 टाइम्स और इसका 3 टाइम्स, 3 2 6 आ गया। इसका 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, यानी x4 चाहिए तो इसका 2 टाइम्स, 6 2 12 और इसका 3 टाइम्स 12 और 9, 12 प्लस 9 कितना होता है? 12 प्लस 9 होता है 21। अगला टर्म चाहिए, इसका 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, 21 2 42, 21 2 42 प्लस 18 60, है ना। अब इसका अगला टर्म चाहिए, इसका 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, 62 120 और इसका 3 टाइम्स 120 प्लस 63 120 प्लस 63 183, है ना। अब इसका 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, 180 2 360 366 366, इसका 2 टाइम्स 366, इसका 2 टाइम्स कितना होगा? 180 360 366 और इसका 3 टाइम्स, अच्छा इसका 180 ही हो गया। 180 180 180 180 का डबल और 180 का ट्रिपल, यानी 180 ट्रिपल होगा 540 और 3 2 6 546 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक कर लेते हैं। x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, x7 नीचे लिखता हूं यहाँ पर, ये सही था, यहीं पर सही है। इसका डबल, इसका ट्रिपल, 6 आएगा, इसका डबल 6 2 12 प्लस 9 21, इसका डबल 42 प्लस 6 18 60, ये भी सही। इसका डबल, इसका ट्रिपल, 62 120 और इसका ट्रिपल 63 183, इसका डबल, इसका ट्रिपल होगा 180, इसका डबल 180 180 180 3 540 और 3 2 6, परफेक्ट आंसर है। ये आंसर आ गया भाई साहब। ये x7 की वैल्यू आ गई, x7 है, ये x6 है, ये x5 है, x4 x3 x1 x2 पर लिख दिया है। तो मैंने इस रिकरेंस को x में सॉल्व कर लिया है ना। ये तो तुम्हारी चॉइस है, मतलब एक बार रिकरेंस बनाना आना चाहिए, सॉल्व तो अपन कर ही लेते हैं। अब यार इसी को इन केस अगर कोई स्टूडेंट बोले नहीं सर मेरे को तो बाई में चाहिए, अच्छा हमारे जो जेई के स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन को हम लोग मोर देन वन करेक्ट में भी बना के दे सकते हैं, जैसा जेई में एक अच्छी प्रॉब्लम आती है, एक बार एक्स में रिकरेंस बना दिया, एक बार बाई में रिकरेंस बना दिया, एक्स एंड बाई इनको डिफाइन कर देंगे क्वेश्चन में, और एक बार x7 पूछ लिया, एक बार बाई 6 पूछ लिया, ऐसा कुछ भी, है ना, बाई 5 बाई 6 बाई 10 कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अब अगर मेरे को बाई में रिकरेंस बनानी है, बाई में रिकरेंस बनानी है तो ये बाई वाली रिकरेंस ज्यादा आसान है। बाई में रिकरेंस बनानी तो केवल आपको इसको टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है तुमको? इसको हटाओ, यहां से इसको हटाना पड़ेगा, xn-1, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से देखो xn-1 की वैल्यू ये रखी हुई है, तो इसके प्लेस पर ये वाला नंबर डाल देते हैं, है ना। अगेन मेथड 2, मतलब अगर हम बाई में रिकरेंस बना के चलें तो yn इक्वल टू xn-1 की वैल्यू डाल दो, 3 टाइम्स yn-2 3 टाइम्स yn-2 xn-1 3 टाइम्स yn-2 प्लस 2 टाइम्स yn-1। ये बाई वाली रिकरेंस आ गई यार, है ना, ये बाई वाली रिकरेंस आ गई। अच्छा इसकी इनिशियल कंडीशन क्या होगी? दो इनिशियल कंडीशन, बाई वन का मतलब हो गया कि इनिशियली बॉल ए के पास है, सेकंड पास में बॉल बी के पास आ जाए, मतलब पहले पास बॉल बी के पास आ जाए, तो इसका एक ही तरीका होगा, ए है, ए सीधा बी को ट्रांसफर कर दे। बाई टू का मतलब है बॉल इनिशियली ए के पास है लेकिन सेकंड पास में बॉल बी के पास आए, सेकंड पास में बॉल बी के पास चाहिए, तो इसका मतलब ए ने सी को ट्रांसफर किया, सी ने बी को दे दिया, ए ने डी को ट्रांसफर किया, डी ने बी को दे दिया। सेकंड पास में बॉल बी के पास जाने के यही दो मैनर होंगे भाई, पहले पास में सी या डी में से किसी को दे दो और वो बंदा बी को भेज दे, तो बाई 1 बाई 2 है ना। अच्छा मुझे x7 निकालना था, तो x7 की वैल्यू यहां से अगर देखूं तो x7 का मतलब हो गया 3/6, तो हमें केवल बाई 6 निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। बाई 1 है, बाई 2 और बाई वाली सीरीज देखते हैं 1 और 2। बाई 3 क्या होगा? जस्ट पीछे का डबल
और उसके पीछे का ट्रिपल, इसका डबल, इसका ट्रिपल, इसका डबल 4 और इसका ट्रिपल 3, 4 और 3 7, इसका डबल 7 2 14, इसका ट्रिपल 6 20, इसका डबल 20 2 40 और इसका ट्रिपल 21 61, इसका डबल, इसका ट्रिपल, तो 60 का डबल, 60 का 3 टाइम 180 और 11 इसका डबल था 182 है ना, इसका डबल था, इसका ट्रिपल से 60 आएगा, इसका डबल से 60 इंटू 2 180 आ जाएगा, 2 और ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब भाई देखो 1 2 3 4 5 6, अब नहीं देखना, हो गया, ये हमारे पास 22 निकल आया, 22 निकल आया। देयरफॉर x7 कितना होगा, 3 इंटू 22, 3 इंटू 182, 180 18 3 54 होता है 546। तो कैसे भी कर सकते हैं, मतलब x वाली भी रिकरेंस बना सकते हैं और y वाली भी रिकरेंस बना सकते हैं। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। मूव करें आगे, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन RMO 2007 का है क्वेश्चन, करते हैं डिस्कस इसको। क्वेश्चन में बोल रहे हैं हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर सच दैट, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर सच दैट द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर ऑल फ्रॉम द सेट 1 2 3 9 5 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 देयर इज चलिए भाई क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर सच दैट द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर ऑल फ्रॉम दिस सेट 1 2 3 4 5 एनी डिजिट दैट अपीयर्स इन द नंबर अपीयर एटलीस्ट ट्वाइस। मतलब 6 डिजिट नंबर बनाना है, मेरे को क्या करना है, 6 डिजिट नंबर बनाना है और डिजिट कहां से कहां तक है, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट दे रखी है। इन 5 डिजिट को यूज करके मुझे 6 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन एक कंडीशन और दे रखी है, एनी डिजिट दैट अपीयर्स इन द नंबर अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस, यानी इनमें से कोई भी डिजिट आप यूज करते हो उसे कम से कम 2 बार तो यूज करना ही पड़ेगा। कोई भी डिजिट यूज करते हो उसको कम से कम 2 बार तो यूज करना ही है ना। तो डिजिट यही यूज करनी है और जो भी यूज करेंगे उसे कम से कम 2 बार, और 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो केस बना लो, केस बना लो। कैसे कि अगर मैं केवल एक ही डिजिट यूज करता हूं, मैं एक डिजिट यूज करके भी 6 डिजिट का नंबर बना सकता हूं भाई, एक ही डिजिट को 6 बार लिख दूंगा। मैं 2 डिजिट को यूज करके भी 6 डिजिट का नंबर बना सकता हूं भाई, 2 डिजिट मैंने पिक कर ली, अब एक को 2 बार ले लो, दूसरे को 4 बार ले लो, एक को 3 बार, दूसरे को भी 3 बार, पहले को 2 बार, दूसरे को 4 बार, ठीक है ना। ऐसे बना सकते हैं। और मैं 3 डिजिट यूज करके भी 6 डिजिट नंबर बना सकता हूं, लेकिन अगर मैं 3 डिजिट यूज करूंगा तो तीनों को 2 2 बार यूज करूंगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि हर डिजिट को कम से कम 2 बार यूज करना ही है। आ रही बात समझ में? तो अब मैं इसको थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर देता हूं, टाइम ज्यादा निकल गया है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। अब मैं लैंग्वेज इसमें नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना आरएमओ में लैंग्वेज प्रॉपर लिखी जाती है। देखो जरा, एक केस बना जब मैं एक ही डिजिट यूज कर रहा हूं, तो एक डिजिट यूज कर रहा हूं तो 1 1 1 6 बार लिख दो, 2 2 2, तो 5 में से कोई एक डिजिट सिलेक्ट कर लो और उसे अरेंज करने का सिर्फ एक ही मैनर है। जब मैं एक ही डिजिट यूज कर रहा हूं, है ना, जब मैं 2 डिजिट यूज कर रहा हूं, जब मैं 2 डिजिट यूज कर रहा हूं तो पहले 5 में से वो 2 डिजिट सिलेक्ट कर लो। मान लो मैंने 1 और 2 को सिलेक्ट किया, है ना। अब इनसे 6 डिजिट नंबर बनाना है, इनसे 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो 1 को 4 बार ले लो, 2 को 2 बार,
मतलब मैंने 5 में से पहले वो 2 डिजिट सेलेक्ट करो जिनसे 6 डिजिट नंबर बनाना चाहते हो, वो 2 डिजिट सेलेक्ट कर लिए। सपोज करो वो 2 डिजिट 1 और 2 हैं। अब इनसे 6 डिजिट नंबर बनाओ, तो बहुत तरह से बना सकते हैं। कंडीशन ये थी हर डिजिट को कम से कम 2 बार तो यूज करना ही करना है। तो 1 को 4 बार, 2 को 2 बार। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि दोनों डिजिट को 3-3 बार ले लें। तो इस टाइप के कितने नंबर बनेंगे? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तीसरा तरीका ये हो गया कि 1 को तो हम 2 बार लें, लेकिन 2 को 4 बार ले लें। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो एक ही डिजिट यूज की, उसको 6 बार यूज कर लिया। 2 डिजिट यूज की, एक को 4 बार, एक को 2 बार, दोनों को 3-3 बार, पहले को 2 बार, दूसरे को 4 बार। तीसरा तरीका कि हम 5 में से 3 डिजिट सिलेक्ट कर लें, 5C3। मान लो वो 3 डिजिट 1 2 3 यूज की हमने, है ना। अब नंबर किस टाइप का बने? हर डिजिट को 2-2 बार यूज करना है। इसको भी 2 बार, इसको भी 3। अब इनके अरेंजमेंट से टोटल नंबर कितने बना सकते हैं? टोटल 6 डिजिट है अपने पास, जिनमें 2 1 1 है, 2 2 2 है, 2 3 3 है। समझ गए क्या? अब यार आंसर निकालना, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, लैंग्वेज आप पर छोड़ दी, आप देख लेना। 5C2 10 होता है। 6C2 लिखा हुआ है। 6C2 कितना होता है? 6C2 15 होता है, और 6C3 शायद 20 होता है। 6C3 6 5 4, हाँ 20 होता है, और ये भी 15 है। 5C3 कितना होता है? 5C2 10 होता है, और फैक्टोरियल 2 आएगा। फैक्टोरियल 6 होता है 720/8, 720/8 90 होता है। तो 5 प्लस 15 और 15 30, 15 15 30, 30 प्लस 20 50 इंटू 10 500 प्लस 900, 9 और 4, 9 और 5 14, 9 और 5 14, 900 प्लस 500 1405। ये आंसर आएगा 1405, है ना। क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्री आरएमओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्री आरएमओ 2016, लेट n be the number of ways of distributing chocolates। हाँ यहाँ पर भी थोड़ा सा गड़बड़ है, टाइपिंग एरर हुई है थोड़ी सी ज्यादा। ये दिया हुआ है, if n be the number of ways of distributing 8 chocolates of different brands among 3 children such that each child gets at least 1 chocolate and no 2 children get the same number of chocolate, find the sum of digits of n। ये प्री आरएमओ में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत गड़बड़ है। 16 में नहीं आया था, ये 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। आज कुछ गड़बड़ियां ज्यादा हो रही हैं, ठीक है ना। देखिए मेरे पास 8 चॉकलेट हैं, मेरे को इन चॉकलेट को 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 बच्चे हैं भाई, और 8 चॉकलेट है, इन 3 बच्चों में देना है। कंडीशन है यार, बच्चे हैं, ऐसा नहीं करना है कि सारी चॉकलेट 2 बच्चों को दे दी, एक बेचारा उदास हो गया। भाई ये काम मैं तो नहीं कर सकता भाई, हर बच्चे को कम से कम एक तो देनी ही देनी है। एक और कंडीशन दी है, हर बच्चे को कम से कम एक देनी है, एंड नो 2 चिल्ड्रन गेट द सेम नंबर ऑफ चॉकलेट। कोई भी 2 बच्चे ऐसे ना हो जिनको सेम नंबर ऑफ चॉकलेट, मतलब तीनों को डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट देनी है, खाली एक भी को नहीं छोड़ना है, हर किसी को कुछ ना कुछ देना है। तो यानी 8 के हमें ग्रुप साइज बनाने पड़ेंगे, 8 के पार्टीशन के मैनर बनाने पड़ेंगे। 8 को कितने तरह से पार्टीशन कर सकते हैं? 3 बच्चों में, जिसमें हर बच्चे को कम से कम एक तो मिले ही मिले, है ना। तो एक को 1 दे दो, दूसरे को 2 दे दो। 1 और प्लस 2 3 और 5 8। एक तरीका ये हो गया, तो तीनों नंबर डिफरेंट है और हर किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। एक को 1 दे रहे, एक को 2, एक को 5, है। एक और तरीका भी सोच सकते हैं, कैसे? अब 1 2 था, अब 1 3 ले लो, एक को 1 दे दें, एक को 3 दे दें। 1 और 3 4 और 4, ये भी चल जाएगा, ये भी अलाउड है।
देखो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 भी हो गया, 1 5 भी हो गया, 1 6 लेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, 1 और 6 लेंगे तो तीसरा 1 आ जाएगा, वो अलाउड नहीं होगा। अब 2 से स्टार्ट करके देखें, 1 वाले तो सारे हो गए, 2 3 2 3 5 और 3 8 ये अलाउड ही नहीं है क्योंकि ये सेम हो जाएगा। 2 4 लेके देखेंगे, 2 4 और 6 ये भी अलाउड नहीं है। 2 5 लेके देखेंगे, 2 और 5 7 और 1 8 ये अलाउड है, ये अलाउड है, लेकिन मेरे भाई ये पहले ही काउंट हो गया है, तो ये भी बेकार है। फिर 2 6 तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आई थिंक सिर्फ और सिर्फ यही दो केसेस पॉसिबल हैं, ये कौन से केसेस हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल केसेस हैं, इन पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। इन पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यार 8 को इस ग्रुप साइज में डिस्ट्रीब्यूट करने के मैनर्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेज। 8 के पार्टीशन करने के मैनर होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, रिपीटिंग फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5। 8 को इस ग्रुप साइज में डिस्ट्रीब्यूट करने के मैनर है ना। फिर 8 को इस ग्रुप साइज में डिस्ट्रीब्यूट करने के मैनर फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, ठीक है ना। ये तो पार्टीशन करने के मैनर हो गए। अब इन पार्टीशन को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैटर करेगा किसको हम 1 चॉकलेट दे रहे हैं, किसको 2, किसको 5। तो जब ऑब्जेक्ट को पर्सन पे डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो जितने पर्सन होते हैं उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो मेरे पास 3 पैकेट है, एक पैकेट में 1 चॉकलेट है, दूसरे पैकेट में 2 चॉकलेट है, तीसरे पैकेट में 5 चॉकलेट है। अब इन चॉकलेट के पैकेट को 3 डिफरेंट बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो पहले पैकेट को देने के कितने मैनर होगा, 3। ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, सी को भी दे सकते हैं, पहले पैकेट के 3 मैनर। दूसरे पैकेट को देंगे तो जिसको पहले मिला था वो तो क्लास छोड़ के बाहर गया, 2 बच्चे बचे, इसको देने के 2 मैनर, तीसरे बच्चे के 1 मैनर, 3 × 2 × फैक्टोरियल 3। अच्छा, आपको डाउट हो रहा होगा सर ये आपने कैसे लिख दिया है, तो इसका तरीका ये हो गया, जैसे 8 के 3 पार्ट करने थे तो 8 में से पहले कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, 8 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लिए, बचे कितने 7, और 7 के 2 पार्ट करने जिनमें से एक को 2 मिले, एक को 5, तो बच्चे हुए 7 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, कोई भी 2 सिलेक्ट करो, 5 अपने पास हो जाएंगे। तो 8 में से पहले कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया, बच्चे 7 में से 7 के 2 पार्ट करने थे, एक को 2 मिले, एक को 5, तो 7 में से जैसे 2 सिलेक्ट करेंगे 5 अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे, तो एक सिलेक्टेड की टीम, एक रिजेक्टेड की टीम, 7 में से 2 ये बने, 5 वो बन गए। ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं 8 में से पहले 1 ले, 8 में से आप पहले 5 ले लो, 8 में से पहले 5 ले ली, 8C5 बच्चे 3 के 2 पार्ट करने, एक साइड 1 हो एक साइड 2 हो, तो 3C2 कैसे भी कर लो, 8 में से पहले 2 ले लो, बाद में 5 हो 1, और इन सभी की कैलकुलेशन एग्जैक्टली यही बने, करके देख लो। 8C1 का मतलब होता फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7C2 का मतलब फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, कैंसिल करके देख लो। यहाँ पर देखो 8C5 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5, 3C2 मतलब फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। देखो जरा कैसे भी कर लो वही आएगा। अब यार ये आंसर कैलकुलेट करना, कैलकुलेट योरसेल्फ। आ रही मेरी बात समझ में, क्या कंसेप्ट समझ में आया बच्चों को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, consider all 1000 elements subset of the set 1 2 3 up to 2015 from each such subset choose the least element. The arithmetic mean of all these least element is p by q where p and q are relatively prime positive integers. Find p plus q, find p plus q। ये क्वेश्चन है, मतलब एक सेट दे रखा है 1 2 3 up to 2015 और इस सेट में से मेरे को 1000 एलिमेंट का सबसेट सेलेक्ट करना है। इस सेट में से मेरे को क्या सेलेक्ट करना, 1000 एलिमेंट का सबसेट, 1000 एलिमेंट के सबसेट बनाने, 1000 एलिमेंट के सबसेट बनाने, है ना। और फिर हम क्या काम करें, फ्रॉम ईच सच सबसेट चूज द लीस्ट एलिमेंट। हर सबसेट में से जो भी जितनी हमने सबसेट बनाया, हर सबसेट का सबसे छोटा छोटा एलिमेंट उठा लिया, हर सबसेट का सबसे छोटा छोटा एलिमेंट उठा लिया और इन सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स का मीन निकाला। मीन p बाई q है तो p प्लस q की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले बात यह है कि ये जो
एलिमेंट, ये जो सेट गिवन है इससे हम 1000 एलिमेंट के टोटल कितने सबसेट बना सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 1000 एलिमेंट्स। अपने पास एलिमेंट है कितने? 2015। सबसेट के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? 1000। 2015 में से जितने डिफरेंट मैनर से आप 1000 एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे उतने ही सबसेट बनेंगे। तो टोटल सबसेट तो इतने आ गए। टोटल सबसेट कितने आ गए? इतने, है ना। अब हमें क्या करना है? हर सबसेट में से लीस्ट एलिमेंट उठाना है। हर सबसेट में से लीस्ट एलिमेंट उठाना है और उन सभी लीस्ट एलिमेंट का मीन निकालना है। रिक्वायर्ड मीन, इसमें मैं थोड़ा शॉर्टकट लगा रहा हूं, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ब्रेन यूज करें। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज। जैसे मान लो आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे, मैंने 20 मार्क्स का एक टेस्ट लिया। क्लास में 6 ऐसे स्टूडेंट थे जिसके मार्क्स 10 थे, है ना। 15 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स 18 आए हैं। 20 ऐसे स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 11 हैं। 13 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 15 है। बचे हुए के मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 हैं। इन सब का मीन बताओ। तो मीन का मतलब क्या हुआ कि टोटल मार्क्स, इतने स्टूडेंट के इतने मार्क्स, तो दिस इनटू दिस। इतने स्टूडेंट के इतने मार्क्स, दिस इनटू दिस। टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मीन का मतलब वही एवरेज निकालना है ना। तो रिक्वायर्ड मीन हमें क्या चाहिए? हर छोटे छोटे एलिमेंट्स का मीन चाहिए। तो अब जब मैं इस सेट में से 1000 एलिमेंट का सबसेट बना रहा हूं तो उस सबसेट में से ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनका सबसे छोटा एलिमेंट 1 होगा? सुनना मेरे ध्यान से मेरे वर्ड्स। जब इस सेट में से मैं 1000 एलिमेंट का सबसेट बना रहा हूं तो मैं ऐसे कितने सबसेट बना सकता हूं जिसका सबसे छोटा एलिमेंट 1 हो? तो 1 मैंने ले लिया, 1 को तो मैंने ले लिया। और अब मुझे इस सेट में से 999 एलिमेंट चाहिए। तो ये एलिमेंट बचे कितने अपने पास? 2014 C999। सही है क्या भाई? एक एलिमेंट तो मैंने ले लिया, अब मुझे 919 एलिमेंट और चाहिए आउट ऑफ 2015 एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनका स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 होगा? तो 2 को तो मैंने ले लिया, यहां पर 2 ले लिया। और अब 999 एलिमेंट इससे आगे से लेने थे, तो टोटल एलिमेंट है 2015, तो 2 लेने के बाद अब ये एलिमेंट बचे कितने? 2013। तो इन 2013 एलिमेंट में से 999 एलिमेंट पिक कर लूंगा, ठीक है ना। ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जिसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 होगा? 3 को तो मैंने ले लिया, 3 ले लिया। अब 3 के आगे कितने बचेंगे? टोटल एलिमेंट 2012 में से कोई भी 999 एलिमेंट एंड अप टू सो ऑन, है ना। हमें 1000 एलिमेंट का सबसेट चाहिए था। तो एक केस वो हो सकता है जिसका मिनिमम एलिमेंट का 1015, मिनिमम एलिमेंट 1015, क्योंकि 1015 अगर किसी सेट का मिनिमम एलिमेंट है तो उसके बाद 1000 एलिमेंट बचेंगे। 1000 में से हमें कितने चाहिए होंगे? 999, है ना। और प्लस एक केस और आएगा जिसका सबसे छोटा एलिमेंट 1016 होगा। अगर सबसे छोटा एलिमेंट ये 1016 तो उसके बाद एलिमेंट बचेंगे कितने? 999 और उतने सारे ही चाहिए, तो 999 3999 ये आ जाएगा। तो ये तो आ गया सम, जिसको हम बोल रहे थे टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने? 2015 C1000, ये आ गया। आ रही बात समझ में? अब ये जो न्यूमरेटर है ये एक बाइनोमियल सीरीज है। ये क्या? एक बाइनोमियल सीरीज, और इसका सम चाहिए हमको, है ना। तो न्यूमरेटर पर मैं अलग से काम करता हूं, बच्चों एक आइडेंटिटी होती है जो मैं बता देता हूं आपको, उसका यूज किया जाता है, हॉकिस्टिक आइडेंटिटी। हॉकिस्टिक आइडेंटिटी क्या होती है? कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट को यूज करने में बहुत यूज होती है। जेई में तो भर भर के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, बहुत जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है इस आइडेंटिटी पर। आरसीआर, अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट की एक लंबी सीरीज आपको ऐड करनी है, ध्यान से सुनना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की एक लंबी सीरीज ऐड करनी हो जिसमें नीचे वाली स्क्रिप्ट सेम हो
और ऊपर वाली स्क्रिप्ट में एक एक का गैप हो। एक लंबी सीरीज दिख रही है, सब स्क्रिप्ट देखो सभी के सेम है, और ऊपर जो एक एक का गैप चल रहा है, तो सबसे लास्ट वाले टर्म पर आ जाओ, सबसे लास्ट वाले बाइनोमियल पे आओ, एक ऊपर एक नीचे, m+1 CR+1 ये होता है। स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्टिंग में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं 5C5 + 6C5 + 7C5 + अप टू सो ऑन 13C5, तो सीरीज का सम चाहिए। तो देखो नीचे वाली स्क्रिप्ट सभी के सेम है और ऊपर एक एक का डिफरेंस है। स्टार्टिंग स्टेप पे देखो दोनों सेम है, तो इसका सीधा आंसर एक ऊपर सबसे लास्ट वाले पर आओ, एक ऊपर एक नीचे, सीधा फॉर्मूला। इसका प्रूफ करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल होता है। कैसे? पास्कल्स रूल से प्रूफ करते हैं। 5C5 की वैल्यू 1 होती है, इसको थोड़ी देर कर 6C6 लिख दो और इसको इसके साथ क्लब करो, 6C6 + 6C5, तो NCR + NCR - 1, ये 7C6 हो जाएगा, और 7C6 + 7C5 ऐसे चलते रहेंगे। तो ऊपर सेम है, नीचे का डिफरेंस है, ये 8C6 हो जाएगा, और ये चलते चलते जब सबसे लास्ट में आएंगे तो 13C6 + 13C5, ऊपर सेम, नीचे का डिफरेंस, ऊपर एक ऐड कर देंगे, 14C6। ये हॉकी स्टिक आइडेंटिटी होती है, इसका बहुत यूज होता है क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो वही आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। ये वाला कोफिशिएंट एक बार है, ये वाला कोफिशिएंट 2 बार, ये वाला 3 बार, ये 1016 टाइम। अब न्यूमरेटर पे मैं काम कर रहा हूँ, देखना जरा। मैं वहां से लिखना स्टार्ट करता हूँ, 999C999। केवल एक बार इसको देख लेना, ये वाले पैटर्न को, सॉरी, ये आइडेंटिटी को मन में चलाओ, दोहराओ, ये वाली आइडेंटिटी, ये जो लिखी हुई है ना, यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने। 999C999 प्लस एक बार वो ले लिया 1000C999 प्लस अप टू सोन, ये सबसे लास्ट वाला 2014C999 एक बार। तो ये तो एक ही बार था, तो हमने एक बार यहां से लेकर यहां तक के सारे टर्म ऐड कर लिए एक एक बार, तो ये तो एक ही बार था, ये तो खत्म हो गया। अब जब दोबारा ऐड करेंगे तो सीरीज यहां से लेकर यहां तक आएगी। ये 2 बार था, ये भी खत्म हो जाए। जब तीसरी बार ऐड करें तो ये सीरीज यहां से यहां तक आएगी। तो ऐसे करते करते एक बार ऐसा टाइम आएगा जब लास्ट में अकेला यही टर्म बचेगा। तो पहला टर्म ये आ गया, अब फिर से वहां से ऐड करो, ये एक बार था, ये ऐड हो चुका यहां से यहां तक। 999C999 प्लस 1000C999 प्लस अप टू सबसे लास्ट में ये आ जाएगा 2013C999, है ना। अब तीसरा टर्म लिखो, ये 2 बार था तो ये दोनों बार आ चुका है, ये दोनों बार यहाँ पे आ चुका है। अब यहां से जब ऐड करें तो आपकी लास्ट टर्म ये बचेगा, 3 बार था ये, तो वहां से उल्टे से लिखना चालू करो, 999C999 C999 प्लस अप टू सोन 2012C999, ये आ गया, और प्लस अप टू सोन सबसे लास्ट में क्या आएगा, ये और ये आ जाएगा 999C999 प्लस 1000C999, और सबसे लास्ट में ये अकेला बच जाएगा, ठीक है ना। पहली सीरीज का हॉकी स्टिक से सम निकालो, तो लंबी सीरीज ऐड करनी है जिसमें नीचे वाली सभी में सेम है, ऊपर एक एक का डिफरेंस है। क्या याद कराया था? लास्ट वाले टर्म पर आओ, लास्ट वाले टर्म पर आओ, एक ऊपर एक नीचे, इसका सम 2015C999, एक ऊपर एक नीचे, है ना। ये वाली सीरीज भी हॉकी स्टिक से ऐड हो जाएगी। सबसे लास्ट वाले पर आओ, एक ऊपर एक नीचे, 2014C1000, इसमें भी एक ऊपर एक नीचे, 2013C1000, है ना। और इसमें भी एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 1001C1000। अच्छा, इस टर्म की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 को 999C999 लिखे या फिर 1000C1000 लिख दें, एक की बात है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। अब देखो जरा, अब सीरीज तुम यहां से पढ़ना चालू करो। ये भी एक बाइनोमियल सीरीज है, इसका सम फिर से तुम हॉकी स्टिक से निकाल सकते हो। नीचे वाली स्क्रिप्ट सारी सेम है, ऊपर एक एक कट गैप है। तो सबसे बड़े टर्म पर आओ, इस वाले टर्म पर आ जाओ और इसका सम लिख दो,
एक ऊपर एक नीचे, 2016 C 1001, ये न्यूमरेटर हो गया, आ गया ना। तो न्यूमरेटर हम निकाल लिया, डिनोमिनेटर में ये था ही सही, रिक्वायर्ड मीन। तो ऊपर क्या था 2016 C 1001, नीचे क्या था 2015 C 1000, है ना। अच्छा, कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर इसकी दोनों स्क्रिप्ट को रिड्यूस करना हो तो n अपॉन आर इंटू एक कम कर दो, n-1 C r-1, तो वो मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा कि दोनों में एक का डिफरेंस है। 2016 अपॉन 1001 इंटू 2015 C 1000 अपॉन 2015 C 1000, इससे ये कैंसिल हुआ, तो हमारा आंसर आएगा 2016 अपॉन 1001, है ना। अच्छा, इन्होंने मेंशन किया P और Q क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। P और Q क्या है, P एंड Q आर रिलेटिवली प्राइम। अब P और Q रिलेटिवली प्राइम है तो हमें ये चेक करना है कि इनका कोई कॉमन डिवाइजर तो नहीं है। इसके साथ कुछ 13, 7 ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो 7 डिवाइड करता है, आई थिंक इसको 7 बन जा 7, 30 7 4 जा 27 डिवाइड करता है, 7 चेक करो, 7 2 जा 14, 61, 7 8 जा 56, 56, 56, हाँ 7 कर रहा है, 7 से कट करो, 7 2 जा 14, 61, 7 8 जा 56, 5 बचेगा 56, 7 1 जा 7, 30 7 4 जा 28, 7 3 जाइए, तो ये आएगा 288 अपॉन 141। अब 141 प्राइम नंबर है क्या, 141 का स्क्वायर रूट किसके आसपास होगा, 12 के आसपास होगा, 12 तक है प्राइम, 3 से है नहीं डिविजिबल, 7 से 7 2 नहीं है, 11 से भी नहीं है, बस यहीं तक देखना था। अब ये प्राइम आ गया, तो ये प्राइम है तो ये कैंसिल होगा नहीं, ये P बाई Q बन रहा है, ये क्या बन रहा है P बाई Q, तो P प्लस Q निकाल लो, 8 प्लस 1 9 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 2 प्लस 1 3, 8 और 1 9, 8 और 4 12 और 4 29, नहीं 4 143 है यार, सॉरी 141 नहीं है, 143 है ना। 8 और 3 11 और 8 और 4 12 1 13 4 31, ऐसा कुछ आ रहा है 431, ठीक है क्या बच्चों, ठीक है। तो 1 2 मैं ट्राई करने को दे रहा हूं, ये ट्राई करिएगा आप लोग घर पर, आपके प्रैक्टिस है। होमवर्क 1, होमवर्क 2, होमवर्क 3, ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन करके लाइएगा, कभी और नेक्स्ट सेशन में कभी इनको देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ट्राई कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक आप लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ओके बच्चों, लव यू ऑल।